दीक्षित सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मुझे आप सिर्फ देवास बोलिए, उतना ही काफ़ी है। ये सब मैंने देखना शुरू किया और ये सब देख-देख के फिर वो अल्टीमेटली लोगों की नकल उतारना बन गया कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है या फ़िल्में एक ऐसी चीज़ है, फ़िल्मों में लोगों को परफ़ॉर्म करता हुआ देख के मुझे लगता था यार ये काम मुझसे शायद हो जाए बड़ी आराम से और मुझे बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। कैसे बोला तो? कैसे याद रहता है सब कुछ? ये एक मेमोरी है मेरे दिमाग में। तो देखो ये है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यही है, यहीं पे पढ़े थे नसीर, यहीं पे पढ़े थे ओमपुरी। तो मैंने कहा अच्छा ये है, मैं आऊँगा किसी दिन यहाँ पे। एफटीआई ने मुझे ये सिखाया कि अगर मैंने एक फ़िल्म का ऑडिशन दिया है और मेरा उसमें नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ? आप सोचिए मैं आज से 10 साल पहले किसी को फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि जिसने वो नाटक लिखा है, उसी के डायरेक्शन में मैं सुखदेव प्ले कर रहा हूँ। वो बूढ़े अंकल आंटी हैं, मैं उनकी शर्ट पे मैंने उनसे बोला आपकी शर्ट खराब हो जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो आप ही के लिए काम कर रहे हैं। थिएटर में वो पूरी ज़िम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे देखता ना मुझे, कल क्या कर रहे हो? बोले वो मैं फ़िल्म कर रहा हूँ ना अजय देवगन की रेड। आई थिंक उस वजह से मुझे वो शायद पार्ट मिला। कमाल की बात ये है कि जिस भी सर्वाइवर से मैं मिला फिल्म की प्रिपरेशन से पहले, उनमें से कोई भी सर्वाइवर मुझे बेचारा वाला वाइब नहीं दे रहा। बहुत ही बचकानी बात कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना, बच्चा था ना, बहुत छोटा था, तो मुझे लगता था शायद ये इस वजह से। अरशद सर जो हैं वो बहुत रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है। क्या होता है कि जब एक फिल्म आती है इसकी वजह से इस फिल्म में ये था, चलो ये तो कर देते हैं। मेरे पापा मुझे कहानी सुनाते हैं कि जब बचपन में धर्मेंद्र की फिल्म आती थी, लोग इधर से खड़े होकर आवाज मार धर्मेंद्र मार। तो क्या वो भी तो वायलेंस ही था। आपको तब तक रोते हो जब तक आपको अपने दुख से बड़ा कोई दुख नहीं मिल जाता। मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है कि मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे हैं द सीरोज टीवी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिन्होंने रेड, कामयाब, छपाक, ड्रीम्स ऑफ सिटी, आगरा, स्पेशल ऑप्स जैसे कई शानदार फिल्मों में और वेब सीरीज में अपने बेहतरीन अभिनय के जरिए ऑडियंस के दिल में एक खास जगह बना ली है। और उनकी फिल्म की जर्नी 2018 से शुरू होकर आज भी जारी है। और आज हम उनके जीवन और उनके विचारों के बारे में बहुत करीब से जानेंगे। तो दीक्षित सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मौसमी जी मुझे बुलाने के लिए। और मेरी एक गुजारिश है, आप मुझे सर मत बोलिए, जी। मुझे आप सिर्फ देवास बोलिए, उतना ही काफ़ी है। और बिल्कुल। मैं काफ़ी अच्छा हूँ। बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। शीरोज़ टीवी में आपने मुझे इनवाइट किया, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो हम चलते हैं आपके बचपन में, थोड़ा बचपन से रिलेटेड बात करते हैं। और मात्र 3 साल की जब उम्र थे आपके, तो उसी टाइम से आपने अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी मिमिक्री करने लगे थे। तो इतनी छोटे उम्र से मिमिक्री करने की आदत कैसे लगी थी आपको? और क्या उसी से ही आपको एक्टिंग की दुनिया में आने का जो एक प्रेरणा उसी से मिली थी क्या? प्रेरणा मिली थी कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि मिमिक्री करना, उस समय मिमिक्री करना है ये मुझे पता नहीं चल रहा था। जी। तो क्या होता था कि गाँव में थे हम लोग, हमारा गाँव फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी। वहाँ पे थे तो मेरे एक चाचा थे, तो उन चाचा की जो नाक है वो बोलते थे तो एक ख़ास तरीके से उनकी नाक हिलती थी। तो जैसे समथिंग लाइक ऐसा होता था उनकी नाक में जब वो बोलते थे। तो शायद ढाई 3 साल की उम्र रही होगी, तो जब मैंने ये एक चीज़ उनके अंदर नोटिस करी कि इनके अंदर ये हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं हो रहा है, इसके अंदर ये नहीं हो रहा है। ये कुछ अलग हो रहा है इसके बारे में। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे ही एक बार अम्मा को, हम लोग दादी को अम्मा कहते थे, तो अम्मा को मुझे मैंने बोला कि आपको पता है वो चाचा की नाक जब बोलते हैं तो ऐसे-ऐसे होती है। तो मेरी अम्मा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसी चीज़ इसने ऑब्ज़र्व करी है, और हँसने लगी वो। फिर शाम को जब घर में सब लोग आए और 25-30 लोग बैठे हुए थे जॉइंट फैमिली वाले, तो अम्मा ने सबके सामने बोला कि अरे 1 सेकंड सुनो, देखो, देखो ये क्या कर रहा है? हाँ, बता ना वो फलाने चाचा की नाक कैसे होती है? तो मैंने उनको ऐसे-ऐसे करके दिखाया। जैसे ही मैंने वो किया तो वो जो सामने 25-30 लोग बैठे हुए थे, वो लोगों ने एक वैलिडेशन दिया मुझे, या ऐसा कहे कि मुझे सबका ध्यान मेरी तरफ आ गया कि ये क्या कर रहा है। जी। उसके बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया कि लोगों के बारे में
उनकी आवाज या उनका बिहेवियर या उनकी चाल है एक तरीके की, उस समय जो समझ में आ रहा था वो यही सब था कि फिजिकलिटी से ये कैसे कैसे अलग है। कोई आदमी नाक से बोलता है, कोई आदमी पेट से बोलता है, कोई आदमी लंगड़ा के चलता है, कोई आदमी कैसे चलता है। ये सब मैंने देखना शुरू किया और ये सब देख देख के फिर वो अल्टीमेटली लोगों की नकल उतारना बन गया। बड़ा होता गया तो दोस्तों की नकल उतारने लगा, फिर स्कूल गया तो टीचर्स की नकल उतारने लगा, है ना, कि फिजिक्स वाला टीचर ऐसे बात करता है, उसके नाक के ऊपर एक चश्मा ऐसे रहता है, ऐसे करके देखता है, चश्मा ऊपर हो जाता है तो मुंह ऐसा हो जाता है, चश्मा नीचे हो जाता है तो मुंह ऐसा हो जाता है। ये छोटी छोटी बिहेवियरल चीजें थी जो मेरी आंखों में आ रही थी और मेरे दिमाग में रजिस्टर हो रही थी। यहाँ से शुरू हुआ शायद परफॉर्म करने का जो आइडिया था। अब इससे एक्टिंग की प्रेरणा मिली कि नहीं, पर इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में हमारे नाटक होते थे। उन्हीं नाटकों के दौरान मैंने किसी लाइफ में देखे हुए आदमी की नकल उतार करके कुछ पेश किया या कभी किसी फिल्मी एक्टर की नकल कर दी, तो लोगों को वो सब बहुत अच्छा लगता था कि ये कैसे अपने आप को बदल के किसी और का वो कर रहा है। ये करते मुझे थिएटर के बारे में पता चला। फिर थिएटर गया तो थिएटर में पता चला कि देखो मिमिक्री कुछ नहीं होती है, अगर तुम्हें वाकई एक्टिंग करनी है तो ये छोड़ना पड़ेगा और अपने अंदर का कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकते हो, पर अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको नहीं ये सब चलेगा। और कॉलेज आते आते मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि एक्टिंग एक ऐसी चीज है या फिल्में एक ऐसी चीज है, फिल्मों में लोगों को परफॉर्म करता हुआ देख के मुझे लगता था यार ये काम मुझसे शायद हो जाए बड़ी आराम से और मुझे बहुत मजा आएगा इसको करने में, बजाय 9 to 5 जॉब कि एक बैंक में नौकरी हो जाएगी या इंजीनियरिंग करके कुछ बन जाऊंगा या डॉक्टर बन जाऊंगा या जो भी बन जाऊंगा। ये काम ऐसा था जो करने में मुझे हमेशा से मजा आता था। बचपन की 3 साल की उम्र में भी मुझे वही मजा आता था जो मुझे शायद अभी आता है वो मजा। फिर वो किस तरह से मिमिक्री से आप एक एक्टर बनने की पढ़ाई चालू हुई, थिएटर चालू हुआ, फिर उसके बाद जो भी हुआ वो उस तरह से हुआ। तो ये रफली मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इस तरह से हुआ ये। आपने अभी जिक्र किया था कि आपने सबसे पहले दादी को बताए थे। हाँ, और दादी को बहुत इंटरेस्ट हाँ, आया था और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर बोला कि करके दिखाओ। हाँ, तो आपको आपके दादी को कहीं ना कहीं मिमिक्री आपका किया हुआ पसंद आते थे बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। तो आपको कोई ऐसा कोई खास पल जब आपके दादी को बहुत ज्यादा पसंद आया, उस पल को अभी भी आपको याद है, कोई मेमोरीज? यही वाला पल मौसमी जो मैंने आपको बताया, जी। क्योंकि ये बड़े होने के बाद मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी तो मुझे वो याद आता है। तो अम्मा के साथ तो यही था कि जो ये वाला एक मोमेंट है यही मुझे याद है। इसके अलावा और तमाम चीजें हैं कि किसी शादी में गए, किसी चाचा की नकल उतार दी तो फलाने चाचा को बुरा लग गया या फलाने चाचा को अच्छा लग गया, है ना। तो इसी तरह से था। बट दादी के साथ वैसी कोई मेमोरी इसके अलावा मेरे पास नहीं है दिमाग में। पर मेरी नानी, जब मैं दिल्ली में थिएटर करना मैंने शुरू किया क्षितिज थिएटर ग्रुप के साथ, तो मुझे याद है कि मेरे कुछ शोज देखने, नाटक देखने मेरी नानी आई हैं। और नानी के लिए भी ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि मैं कैसे स्टेज पे जाके ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी में जनरली लोग इस उम्र में आते हैं, वो बीए करने के बाद नौकरियां करते हैं, ये करते हैं, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। मुझे याद है कि जब एक शो था आई थिंक श्रीराम सेंटर में या कहीं, उसके बाद मैं नानी से मिला। मैं नानी से पूछा, नानी कैसा लगा आपको, क्योंकि वो शायद पहली बार थिएटर देख रही थी, उन्होंने क्योंकि थिएटर नहीं देखते थे। तो उन्होंने मुझे याद है उन्होंने मुझे बोला, कैसे बोला तो कैसे याद रहता है सब कुछ। ये एक मेमोरी है मेरे दिमाग में जो, क्योंकि नानी ने जो देखी, बाकी बिल्कुल। पेरेंट्स ने तो देखा ही है नाटक और फिल्में जो भी थी। वही अपने फैमिली को खुश करना या उनको प्राउड फील कराना बहुत बड़ी बात होते है। हाँ, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि ये उनके लिए इतनी बड़ी बात हो जी। जाएगी। और ये मैं तो मजे कर रहा था। मैं तो इनफैक्ट मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि तुम ये क्या एक्टिंग करते हो, लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, वो तुम तो घर में भी ऐसे ही रहते हो। मतलब उनके लिए तो ये नौटंकी है कि तुम जो जैसे घर में नौटंकी करते हो वैसे तुम स्टेज में नौटंकी करते हो, इसमें अलग क्या करते हो। तो एक्चुअली उनको ये लगता था कि मैं तो ये 24/7 ऐसे ही रहता हूँ। तो उनको वो एहसास नहीं होता था कि ये तो ऐसे ही रहते हैं। हाँ, बाहर के लिए तो मतलब ये अलग ही होते हैं ना। बाहर वाले लोगों को लगता था कि ये कुछ खास चीज कर रहा है, कि ये किसी खास तरीके से कुछ कर रहा है। मेरी मम्मी कहती तुम तो घर पे हमेशा नौटंकी करते हो, कभी ऐसे करके चलते हो, कभी ऐसे करके चलते हो, कभी मुंह बना के बात करते हो, कभी ये करके बात करते हो, वही तुम स्टेज पे करते हो। आई थिंक यही एक चीज थी कि शायद
एक्टिंग करने का डिसीजन सही था, क्योंकि मेरे को मजा आता था इसमें। बिल्कुल, जो चीज़ मज़ा दे वो बहुत मतलब बिल्कुल। आसान हो जाते रास्ता। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो काम नहीं लगता है, फिर हाँ, वो ऐसा लगता है कि अपना खेल है। हाँ। जी। एक होता है ना कि आप मन से नहीं करते हो, काम सोच के करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं हाँ, आपके हाँ, लिए हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। उसको और आप अपने हिसाब से अपने मस्ती के लिए और अपने मतलब होता है ना तो उसके लिए आसान हो जाते हैं। बिल्कुल, 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 बहुत सही कह रही हैं आप। जी। आपने अभी ज़िक्र किया था अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने पढ़ाई किया। तो उसमें आपने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए थे। हाँ। तो उस दौरान आपको क्या लग रहा था कि आपको जो एक्टिंग का सपना ये देखना बंद कर देना चाहिए? फिर उस टाइम क्या चल रहा था आपके दिमाग में? देखिए, जब जब मैंने दिल्ली में थिएटर करना शुरू किया क्षितिज थिएटर ग्रुप के साथ 2008 में, तो मुझे पहली बार पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक जगह है, जहाँ से नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी पढ़ के निकले हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं भी इस स्कूल में पढ़ने चला जाऊँ, तो शायद मैं भी उनकी तरह कुछ बन सकता हूँ। इतना ही बेसिक एक इन्फॉर्मेशन था। जब हम लोग दिल्ली आए थे पहली बार, तो हम लोग मंडी हाउस से गुज़र रहे थे और मुझे याद है, मेरे पापा ने मुझे बोला था, देखो ये है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यही है, यहीं पे पढ़े थे नसीर, यहीं पे पढ़े थे ओमपुरी। तो मैंने कहा अच्छा ये है, मैं आऊँगा किसी दिन यहाँ पे। फिर जब कॉलेज में थिएटर करना शुरू किया, तो पता चला कि कॉलेज के थिएटर के अलावा एक और थिएटर की दुनिया है, जो मंडी हाउस में नाटक होते हैं, स्टेज प्लेज़ होता है। क्योंकि कॉलेज का थिएटर मोस्टली स्ट्रीट प्ले तक सीमित था, नुक्कड़ नाटक तक सीमित था। अगर स्टेज पे जाके नाटक करना है, तो फिर उसके लिए आपको थिएटर ग्रुप्स हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में 1-2 महीने की छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि चलिए इसमें थिएटर करके देखते हैं। तो मैंने थिएटर करने के बारे में सोचा और किसी तरह से मैं क्षितिज थिएटर ग्रुप पहुंचा। जब मैं क्षितिज थिएटर ग्रुप पहुंचा, तो मुझे पता चला कि एनएसडी क्या होता है, एनएसडी में कैसे अंदर जाते हैं। आपको 6 नाटकों में एक्टिंग करी होनी चाहिए, आपको 3 थिएटर डायरेक्टर के लेटर्स लगते हैं कि हाँ हम इनको जानते हैं और ये एक थिएटर करने वाला आदमी है। उसके बाद वहाँ पे उनका प्रीलिम्स होता है, जिसमें वो आपको ऑडिशन लेते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, एक मटेरियल भेजते हैं। उस मटेरियल में 10 नाटक की लिस्ट होती है, उसमें से आपको कोई भी 2 पढ़ के जाने होते हैं। फिर वो उस नाटक पे आपसे सवाल पूछते हैं, आपसे परफॉर्मेंस करवाते हैं। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से करीब 100 लोग सिलेक्ट होते हैं, जो एनएसडी के फाइनल राउंड में जाते हैं। और फिर वो 100 लोग 4-5 दिन की वर्कशॉप करते हैं, और वो लोग जो हैं फिर जाकर के फाइनल 26, शायद 26 हैं अभी, 26 लोग सिलेक्ट होते हैं। इतना बड़ा प्रोसेस है, ये मुझे क्षितिज जाके पता चला, थिएटर करने के बाद पता चला। फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू करी कि चलिए 6 नाटक चूज़ करे जाएँ, 6 नाटक पूरे किए जाएँ, 3 थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम किया जाए। तब मैं जाके, और ग्रेजुएशन होना भी ज़रूरी है, तब तक मेरा बिल्कुल। ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बीच की ब्रेक में मैं आया था। तो वो 2 साल तो मैंने पहले ग्रेजुएशन पूरा किया। जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तब तक मेरे 6 नाटक भी हो गए थे, तब तक मैंने डायरेक्टर्स के साथ भी काम कर लिया था। जी। तुरंत मैंने पहली बार 2011 में शायद अप्लाई किया। हुँ। और मेरा वो जो मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल 100 लोगों की जो हाँ। लिस्ट बनती है, मेरा उसमें नाम आ गया। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता था जिनका नाम उस 100 लिस्ट में नहीं आता नहीं था, है। और मेरा आ गया, तो मुझे लगा कि शायद मेरा हो जाएगा, मैं कुछ हुँ, खास आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर नहीं हुआ। ऐसे बिल्कुल। करके 2011, 2012 और 2013 तीनों साल मैंने अप्लाई किया, हुँ, और हर साल मुझे ये लगता था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो हर हुँ, साल सिलेक्ट कर रहा हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं, नाटक देखने भी आते हैं, एनएसडी के फैकल्टी भी आके नाटक देखते थे। तो मुझे लगा शायद मेरा हो जाएगा। फिर जब तीसरी बार नहीं हुआ, तो एक्चुअली दूसरे साल जब मेरा नहीं हुआ था, तो मेरे पापा ने मुझे ये कहा था हुँ, कि देखो ऐसा है, अगर अब तीसरी साल नहीं हुआ, तो तुम ये सोचना कि भगवान तुम्हें कुछ कहना चाहता है, कि तुम शायद रास्ता भटक रहे हो। मैंने पढ़ाई की हुँ, थी जर्नलिज्म की, तो उन्होंने ये कहा कि तुम अच्छा होगा अगर जर्नलिज्म में वापस जाओ, जी, जो कोई अखबार ज्वाइन करो, कोई चैनल ज्वाइन करो, एज़ अ जर्नलिस्ट अपना जीवन शुरू करो। बिल्कुल। पर क्योंकि अब तक थिएटर का कीड़ा इतना बुरा काट हुँ, चुका था कि वो मेरे लिए बहुत बुरी बात, खराब स्थिति होती। बिल्कुल। मैंने सोचा नहीं, इस बार तीसरी बार दूँगा, तो तीसरी बार तो मेरा हो ही जाएगा। किस्मत देखिए, तीसरी बार जब मैंने अप्लाई किया, तो मेरा तीसरी बार भी नहीं हुआ। तो जो आपका सवाल है, बेसिक हाँ, मूल सवाल ये था कि इतना सब कुछ लेने के बाद मैं निराश इस वजह से हुआ, क्योंकि पापा ने कहा था ये लास्ट अटेम्प्ट है, जी, और तुम इस बार नहीं हुआ, तो तुम अपना इसको छोड़ के छोड़ना अपना पड़ेगा। काम करना।
मैं ये सोचा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं छोड़ के हम्म, जो मतलब कैसे छोड़ दूंगा मैं। शौक है आपका जो हाँ, मतलब शौक से ज्यादा बन चुका था मौसमी उस समय तक, वो पागलपन हो चुका था, वो पागलपन। जुनून की लेवल पे चला गया था बिल्कुल। कि सुबह शाम सिर्फ यही चल रहा होता था। रात को लेट रिहर्सल से आते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे। हम्म, ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि बैक स्टेज सामान बनाना, प्रॉपर्टीज बनाना, पेंट करना, हर चीज में इन्वॉल्व था बहुत हम्म, बुरी तरीके से। राइटिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। बिल्कुल। एक हमारी जो मेंटर थी भारती शर्मा जी, उनके साथ हेल्प मतलब उनकी हेल्प की थी मैंने एक नॉवेल को स्टेज पर अडेप्ट करने में। हम्म, तो हर तरीके से जो थी शिक्षा चल रही थी। बिल्कुल। अब इसको छोड़ के मैं क्या करूंगा? किस्मत ये थी कि उस समय मैंने उसी साल पहली बार फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, हम्म, वो भी अप्लाई कर दिया था जी। कि चलिए मैं ये भी भर के देख देता हूँ। जाना नहीं है मुझे पुणे, वो जाना तो मुझे एनएसडी है। तो हम्म, तीसरी बार जब वो नहीं हुआ, तो अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं पापा को क्या बताऊंगा कि मेरा फिर से नहीं हुआ। बिल्कुल। फिर मैंने मुझे याद है मेरे पापा उस समय जयपुर में थे। पापा को मैंने फ़ोन किया और मैं बहुत बहुत निराश था, बहुत निराश हम्म, था। मुझे याद है उस दिन मेरे दोस्त के साथ मैं फ़िल्म देखने गया था, ये जवानी है दीवानी, हम्म, बलम पिचकारी जिसमें गाना है, वो फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उस समय। जी। मैं वो फ़िल्म देखने गया और वो फ़िल्म देख कर के मैं सीधा रिज़ल्ट देखने गया मंडी हाउस। और मंडी हाउस में जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरा फिर नाम नहीं। मुझे लगा यार इस साल तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर नहीं है। अब मैं इतने भारी पैरों से मेट्रो में बैठा, कैसे-ऐसे करके अपने घर पहुँचा, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ? मैं मतलब ऑलमोस्ट ये था कि जीवन खत्म है अब। अब इसके हाँ। आगे कुछ नहीं है, अगर एनएसडी नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। मेरे पापा का मुझे फ़ोन आया और मेरी जेब में मेरा फ़ोन था, पापा का फ़ोन आया और मुझे अच्छे से याद है, पापा को पता है कि मेरा नहीं हुआ। हम्म, उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि, "हाँ, क्या हुआ?" मैंने बोला कि नहीं हुआ और ऐसा बोल के मेरे आँसू बहना शुरू हो गए। अभी तक मैं नहीं रोया था पिछले 2 घंटे हाँ। से। जैसे ही उन्होंने बोला क्या हुआ और मैंने बोला कि मेरा नहीं हुआ और मेरे आँसू फर, 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 फर हम्म, फ़ोन पे मैं रो रहा हूँ। और मेरे पापा क्या कहते हैं? मेरे पापा कहते हैं, "कोई बात नहीं, अगले साल फिर अप्लाई कर देना।" मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा ये तो मुझे कह रहे थे कि मत करना। अब ये कह रहे हैं कि तुम अगले साल जर्नलिज्म कर लेना। फिर अप्लाई कर देना। मतलब ये शायद बाप का प्यार है जो वो शायद दिखा नहीं पाता, लेकिन उसके उनको मन भी में रियलाइज हो रहा था आप बहुत दुखी बहुत हो। दुखी हूँ मैं। फिर उन्होंने ये भी बोला कि तुमने वो पूना वाला भी तो भर रखा है ना एफटीआई, हम्म, हो सकता है तुम्हारा वहाँ हो जाए। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो? एनएसडी में 26 सीटें हैं, वहाँ 10 सीटें हैं। हम्म, 26 में नहीं हो रहा तो 10 में कैसा होगा? और मैं थिएटर कर रहा हूँ और थिएटर इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा, तो फ़िल्में तो मैंने करी नहीं है, फ़िल्म इंस्टीट्यूट में कैसे होगा? पर देखिए ये शायद पापा की बात जो पापा उस की टाइम वो बात लग थी गए। या किस्मत था या नसीब था कि मुझे एनएसडी नहीं जाना था, मुझे एफटीआई जाना था। बिल्कुल। उस साल एफटीआई का एग्ज़ाम दिया और मैं एफटीआई सिलेक्ट हो गया। 26 हम्म, में सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन 10 लोगों में सिलेक्ट हो गया। बिल्कुल। तो इस तरीके से रहा वो दौर जो था। जी। वही मतलब आप कभी सोचते नहीं हो जिस चीज के बारे में वो कहीं ना कहीं हो जाते, और जिसके पीछे आप भाग रहे हो तो वो कहीं ना कहीं जो भी होता है एंड ऑफ द डे अच्छे के लिए होते हैं। तो वही। और जब मैं एफटीआई गया ना, तो मुझे इस बात पे थोड़ी हँसी भी आई क्योंकि वो इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे फ़िल्में करनी थी, मुझे थिएटर तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ताकि मेरी थोड़ी एजुकेशन आए। मैं क्या मुँह लेके बम्बई जाऊँगा ना, मतलब मुझे कुछ आता नहीं होगा तो मुझे क्या से होएगा। थिएटर तो मैं इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूँ बम्बई जाने के लिए, फ़िल्मों के लिए। अब वो मेरे को एक थिएटर इंस्टीट्यूट ना जाके एक फ़िल्म इंस्टीट्यूट चले गए, तो वो तैयारी और बेहतर रूप से भगवान ने मुझे प्रदान करी। जी। अभी आपने बोला पुणे के बारे में, तो 2017 में आपने मुंबई जाने से पहले का आपका सफ़र कैसा रहा? और मुंबई जाने के बाद ऐसा होता है ना कि शुरुआती तौर पे बहुत स्ट्रगल रहते हैं, और उस सिचुएशन को, उस चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? क्या-क्या चैलेंजेस आए जब शुरुआत में आप गए थे मुंबई? देखिए जब 2013 में मैं दिल्ली छोड़ के पुणे गया, फ़िल्म इंस्टीट्यूट गया, तो जो 13 से 17 तक का पीरियड था मेरा वहाँ पे, वो मेरी मुझे लगता है वो मेरी लाइफ़ का बहुत चेंजिंग टाइम था। उसने मुझे बहुत बदल दिया हर तरह से। चाहे वो अपने बारे में सोचना हो, चाहे वो एक्टिंग के बारे में सोचना हो, चाहे वो किसी भी दुनिया की किसी भी टॉपिक पे सोचना हो। एफटीआई ने मुझे एक बहुत बेहतर आदमी या डिफरेंट आदमी बनाया जो मैं था उससे। एफटीआई का प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िल्मों के बारे में बात होती थी। जो हमें लोग पढ़ाने आते थे, वो खुद फ़िल्म वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स थे, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो।
वो हर आदमी वो था जो बम्बई में ऑलरेडी काम कर रहा था। और इसी तरह से क्या हुआ कि बम्बई का जो एक सो कॉल्ड हौवा बना होता है, वो मेरे लिए हौवा नहीं रहा। अगर मैं दिल्ली से सीधा बम्बई जाता तो मेरे मन में शायद एक वो डर होता, लेकिन वो 4 साल एफटीआई में रह के ना वो डर कुछ रहा नहीं। वो बहुत नॉर्मल सी बात लगने लगी कि हाँ, फिल्म तो ऐसे होती है, फिल्म ऐसे मिलती है, फिल्म वैसे मिलती है। तो मुझे लगा कि चीजें, मैं तो इनको जानता हूँ, मैं तो उनको ईजी है। जानता हूँ, मेरे तो कॉन्टैक्ट बन गए हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि मेरे कॉन्टैक्ट बन जाएंगे एफटीआई से और मैं कहीं पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अगर आपने 4 साल एफटीआई में अपने ऊपर कुछ काम नहीं किया है तो आपके कुछ लिए नहीं होगा। मुंबई का हौवा हौवा रहेगा। लेकिन अगर आपने चीजें सीखी हैं, चीजें समझी हैं, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि मुझे ना, आप स्ट्रगल किसको कहते हैं? आप स्ट्रगल इसको कहते हैं कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको वो काम पसंद नहीं आ रहा है या आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, बिल्कुल। आप इमोशनल हैं इसलिए। एफटीआई ने मुझे ये सिखाया कि अगर मैंने एक फिल्म का ऑडिशन दिया है और मेरा उसमें नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ? वो इस वजह से नहीं हुआ कि मैं खराब एक्टर हूँ या कुछ और कारण है। बिल्कुल। एफटीआई ने मुझे ये सेंस दिया, क्योंकि जब मैंने वहाँ डायरेक्शन की क्लास करी तो वहाँ मैं अपनी फिल्म बनाने को दी गई। अभी मैं आपसे बोलूँ, आप एक फिल्म बनाइए, आपने कहानी चूज करी कि एक 3 साल की लड़की है और उसका 5 साल का भाई है, वो दोनों मेले में खो जाते हैं और कैसे वो पुलिस वाले तक जाते हैं और कैसे पुलिस वाला उनको वापस घर छोड़ के आता है। ये आपकी कहानी है जी। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे तो वो 5 साल के बच्चे का रोल करना है, तो आप मुझे लेंगे क्या? आप मुझे नहीं लेंगे ना। अब मैं इस बात से बुरा मान जाऊं कि मौसमी आपने तो मुझे लिया नहीं, आप तो मेरी दोस्त हो। बिल्कुल। ये अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप होनी चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उसमें फिट बैठता हूँ कि नहीं बैठता हूँ। ये चीज मेरे अंदर, ये दिमाग, ये एक दृष्टिकोण मुझे एफटीआई ने सिखाया अबाउट फिल्म्स, कि हम लोग थिएटर में तो हम हर रोल प्ले कर सकते हैं, फिल्म्स में हम वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेरा दिमाग ऐसा था कि जब मैं बंबई पहुंचा, अच्छा क्योंकि बंबई पूना के एकदम बगल में है, तो वो 4 साल में मैं बंबई आना जाना मेरा लगा रहा। मैं बंबई शिफ्ट होने से पहले कई बार जा चुका था, सब एरियाज देख चुका था, घर देख चुका था। मुझे पता था मुझे इस मोहल्ले में रहना है, मुझे यहाँ रहना है, मेरा बजट ये है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो बंबई जब मैं गया तो वो एकदम नया नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं 4 साल से ऑलरेडी आ रहा था। तो वहां जब गया तो, और फिर थोड़ी किस्मत, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद, थोड़ा पेरेंट्स का आशीर्वाद भी था कि मैं जब, आप समझिए, मैं 27 मार्च 2017 को मुंबई पहुंचा हूं और अप्रैल मई जून में मुझे मेरा पहला काम मिल गया। बिल्कुल। पहला काम था मेरा राजकुमार राव की एक वेब सीरीज आई थी, बोस डेड और अलाइव, जो ऑल्ट बालाजी पे आई थी। हंसल मेहता ने उसको शो रनर थे, पुलकित ने उसको डायरेक्ट किया था। मुझे एक 2 दिन का रोल मिल गया, तो मेरी तो शुरुआत हो गई ना। बिल्कुल। और वो मैंने वो किया। वो खत्म होने से पहले मुझे मेरी पहली फिल्म रेड मिल गई अजय देवगन के साथ। और स्ट्रगल की जहां तक बात है, मैं नहीं मानता कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। जो हम सबको जैसा हम समझते हैं, जैसा हम कहानियां सुनते हैं कि वो पानी में बिस्कुट डुबा के खा रहा था या प्लेटफॉर्म पे सो रहा था, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं लकी था, मैं, बिल्कुल, मेरी किस्मत में एक घर है, एक ब्लेसिंग घर, रहा हाँ ब्लेसिंग था भगवान का, पेरेंट्स का। मेरे पास हमेशा एक छत थी, मेरे पास हमेशा 2 समय का खाना था, मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त थे जो कहीं अगर दिमाग से इधर उधर भटक रहे हैं तो वो वापिस लाके खड़ा कर देते थे। और तो मैं ये नहीं मानता कि मैंने बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल किया है, जो कॉमन परसेप्शन है स्ट्रगल का। हाँ, स्ट्रगल्स अपने हैं, स्ट्रगल्स अलग हैं, मेरे स्ट्रगल्स अलग है कि नहीं मुझे ऐसे रोल नहीं करने हैं यार, ये बार बार यही रोल, मुझे ये रोल क्यों दे रहे हैं, बार बार मेरे को इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, नहीं मेरे को ये नहीं करना, मेरे को इस तरह के रोल में ऐसी फिल्म, वो स्ट्रगल है। पर जो पब्लिक के दिमाग में परसेप्शन है, वैसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। और आपने पीयूष मिश्रा जी के साथ थिएटर स्टार्ट किया था, उनके साथ काम करने का। तो जो फ्रीडम फाइटर सुखदेव जी का आपने किरदार निभाया, वो कितना आपके लिए खास रहा, वो वाला जो किरदार था? और उस किरदार के लिए आपने कितना मतलब मेहनत किया था, क्या प्रैक्टिस किया था आपने? तो इस नाटक का नाम है गगन दमामा बाज्यो। तो गगन दमामा बाज्यो नाटक जो है, इन लोगों ने 90s में लिखा था। दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप है एक्ट 1, उसके उन लोगों ने ये नाटक पेश किया था। तो
मुझे इस नाटक के बारे में मेरे क्षितिज के दिनों में, जब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था, तब से मुझे पता था कि ये एक नाटक है और इसके ऊपर एक बहुत पॉपुलर हिंदी फिल्म बनी हुई है और वो हिंदी फिल्म मुझे बहुत पसंद थी। तो जब मैंने इस नाटक को पहली बार पढ़ा अपने दिल्ली के दिनों में, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये नाटक कहीं भी हो रहा होगा तो मुझे ये नाटक करना है, मुझे इस नाटक का हिस्सा बनना है। वो बहुत बढ़िया नाटक लगता है, उसमें गाने हैं और सब कुछ है और वो एक उम्र का भी होती है, 22-23 साल की उम्र में आप उन्हीं लोगों की उम्र के बराबर होते हो, आपको लगता है कुछ करेंगे कुछ करेंगे। एक समय ये भी था कि दिल्ली में एक जगह ये नाटक खेला जा रहा था, तो मैंने उसके डायरेक्टर को फोन किया और मैंने बोला कि सर आप मुझे इस नाटक में कोई भी एक छोटा सा रोल दे दो, मैं पीछे से पास कर जाऊंगा, मुझे बस ये नाटक करना है, मेरे रिज्यूमे में मुझे ये नाटक डालना है। वो नहीं हो पाया। फिर मैं जब बम्बई गया तो बम्बई में हमारा हम लोग एक नाटक करते हैं लसन वाला। वो लसन वाला देखने के लिए पीयूष सर आए थे। तो और लसन वाला भी म्यूजिकल नाटक था। पीयूष सर शायद उन दिनों बम्बई में वापस थिएटर शुरू करना चाह रहे थे, उनको एक लंबा समय हो गया था थिएटर करते छोड़े हुए। तो सर ने पूरे ग्रुप के साथ ही आकर के सर ने पूछा कि यार मैं ये नाटक करना चाहता हूँ, तुम लोग करोगे क्या मेरे साथ? हम लोगों ने कहा क्यों नहीं करेंगे, हम तो बचपन से आपके मतलब फैन रहे हैं। इस तरह से वो आया, इस तरह से नाटक पढ़वाया, उन्होंने सबसे पढ़वा के देखा और उन्होंने रोल्स बांट दिए और लकीली मुझे सुखदेव मिल गया। आप सोचिए मैं आज से 10 साल पहले किसी को फोन करके बोल रहा हूँ कि यार मुझे वो छोटा सा पासिंग दे देना, ये दे देना, और मेरी किस्मत में आगे जाके जिसने वो नाटक लिखा है उसी के डायरेक्शन में मैं सुखदेव प्ले कर रहा हूँ। जब सुखदेव मुझे मिला तो सुखदेव के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस पूरे मूवमेंट का जो चेहरा है वो भगत सिंह है। भगत सिंह के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी किताबें मिलेंगी, सुखदेव के बारे में उतना नहीं अवेलेबल है। फिर हमने कुछ कुछ किताबें ढूंढी, रेलवे स्टेशन पे कहीं कोई किताब मिल गई, फिर एक बहुत फेमस किताब है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें 4-5 क्रांतिकारियों के बारे में लिखा गया है और उनमें से एक क्रांतिकारी ने वो किताब लिखी है, मैं अभी याद आएगा तो आपको नाम बताता हूँ। तो उसमें सुखदेव के ऊपर एक चैप्टर था जो उनके साथी क्रांतिकारी ने लिखा था, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। फिर जब हम ये सब कर रहे थे तो पता चल इनका जो एरिया ऑफ वर्क था इन सब लोगों का, वो बहुत कानपुर में बहुत ज्यादा उनकी एक्टिविटीज होती थी। तो मैं कानपुर गया, कानपुर जाके मैंने डीएवी कॉलेज देखा, कहाँ पे ये लोग रहते थे, कहाँ इनका हॉस्टल था, कहाँ पे कौन सी पार्क से आजाद निकल के इलाहाबाद गए थे जब वहां उनका एनकाउंटर हुआ था। तो इस तरीके से थोड़ा देखा, थोड़ा रिसर्च किया, फिर थोड़ा सा एफटीआई का ट्रेनिंग था, कोशिश करी चीजों को उस तरीके से निकलने की, उनके जो जज्बात हैं उनको पेश करने की। बट बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लोग जो चीजों से गुजरे हैं उस दौर में, और इस उम्र में ये तय कर लेना कि हम देश के लिए फांसी पे चढ़ रहे हैं, ये मैं शायद आज भी इमेजिन नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि हमारे अपने 50 वो हैं जो हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तो बहुत डिफिकल्ट था, बट लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने भी पसंद किया, तो मैं भी बहुत गदगद हूँ। मतलब मुझे याद है तो जब इसका पहला शो हुआ श्री राम सेंटर में, मुझे याद है 13 सितंबर 2020 में इसका पहला शो हुआ था, और मुझे याद है एक बहुत बुजुर्ग कपल आए मेरे पास और एकदम मतलब शायद 80 प्लस रहे होंगे, और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। और अंकल के इधर जेब में वो रेनॉल्ड्स का पेन था, वो रेनॉल्ड्स का पेन आता ना, ब्लू ढक्कन और व्हाइट बॉडी होता है जिसका, उनके पास ऐसा पेन था, उन्होंने यहाँ से निकाला और उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी शर्ट पे इनकलाब जिंदाबाद लिख दोगे क्या? आप सोचो, मैं वो इतने बूढ़े अंकल आंटी हैं, मैं उनकी शर्ट पे, मैंने उनसे बोला आपकी शर्ट खराब हो जाएगी, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप लिखो। ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से कोई आदमी किसी कैरेक्टर को पसंद करेगा, और मैंने उनकी शर्ट पे इनकलाब जिंदाबाद लिखा। कितने लोग आए उसके बाद, मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे, जो श्री राम सेंटर का लाइट रूम है, जो सुन रहा होगा शायद अगर किसी ने देखा हो तो, स्टेज से लेके लाइट रूम तक का फासला इतना है कि अगर मैं वॉक करके जाऊंगा तो शायद 10 सेकंड 12 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। पर मुझे स्टेज से लेके वहां लाइट रूम के पास मेरे मम्मी पापा खड़े थे, वहां तक जाने में करीब 25 मिनट लगे, क्योंकि रास्ते में इतने सारे लोग घेरे हुए थे। मतलब मैंने पहले भी नाटक किए हैं, पहले भी मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं, लेकिन ये वाला रिस्पॉन्स मैंने कभी नहीं देखा था। लोगों ने आके पैर छुए हैं कि जैसे मैं सच में सुखदेव हूँ, इमेजिन किया लोगों ने एक्चुअली। तो ये तो मतलब मैंने उसके पहले और उसके बाद कभी भी थिएटर में मुझे
लोगों ने इतना पसंद किया हो, मैंने कभी नहीं देखा, बिल्कुल। कभी नहीं देखा। बहुत बड़ी बात है ये मतलब। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं कैसे हुआ वो। और उस दिन आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील बहुत, बहुत हुए प्राउड, थे। बहुत प्राउड। उन्होंने पहली बार कोई म्यूज़िकल देखा था, उसके पहले हुँ, जो भी नाटक उन्होंने देखे थे उसमें रिकॉर्डेड म्यूज़िक होता था। ये हुँ, पहला वो नाटक देख रहे थे जिसमें एक्टर्स खुद गाना गा रहे हैं, लाइव बिल्कुल। गाना गा रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं देखा था, तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस थे उन सब चीज़ों से। हाँ, अभी तक तो आपने अपने जो थिएटर के जर्नी के बारे में बताया, तो एक जो थिएटर कहीं न कहीं आपने थिएटर किया था और थिएटर के बाद फ़िल्म के दुनिया में जाने का थोड़ा-सा आपके लिए ईज़ी था क्योंकि और मतलब मुझे ये जानना है कि थिएटर और फ़िल्म की जो जर्नी है, इसका क्या फ़र्क है? मतलब दोनों में क्या अलग है? मतलब बोला जाए तो? बहुत लोगों को लगता है कि एक ही जैसे है। देखिए, 2 इस सवाल को 2 तरीके से हुँ, समझ सकते हैं। एक तो कि थिएटर और फ़िल्म में क्या फ़र्क है हाँ जी। और एक थिएटर और फ़िल्म की एक्टिंग में क्या फ़र्क है ना? जी। तो पहले थिएटर और फ़िल्म के बारे में बात करते हैं, हुँ, जो मैं समझा हूँ, जितना हुँ, मेरा समझ डेवलप हुँ, हुई है। थिएटर जो है ना, थिएटर एक लाइव ऑडियंस का मीडियम है। हुँ, आपने अभी कुछ किया, तो उसका रिस्पॉन्स आपको ऑडियंस अभी तुरंत दे देगी। बिल्कुल। या तो उन्हें पसंद आ रहा होगा, तुरंत तालियाँ आने लगेंगी, हाँ, तुरंत लाफ्टर आने लगेंगे। अगर पसंद नहीं आ रहा होगा, तो भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे तो मुझे लग रहा एक्सप्रेशन था कि सही। यहाँ पे तो मुझे लग रहा था कि हुँ, ताली बजेगी, यहाँ पे तो लग रहा था हँसी आएगी, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो नहीं रहा है। कर रहा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कैसा चल रहा है। हुँ, फ़िल्म में ऐसा नहीं होता है। फ़िल्म में आज आपने कोई सीन किया, कोई शॉट दिया, हुँ, उसके बाद वो ऑडियंस तक पहुँचने में 3 से 4 महीने लगेंगे। जी। आपने एक्टिंग करी और ऑडियंस ने अभी देखा, अभी बता दिया। हुँ, हुँ, फ़िल्म में जब आप एक्टिंग करोगे, तो आपकी एक्टिंग के ऊपर और ऑडियंस के बीच में बहुत सारे लोग काम करेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल। कैमरामैन अपना काम करेगा, हुँ, उसके बाद एडिटर आपका बेस्ट शॉट लगाएगा, साउंड वाला बेस्ट तरीके से साउंड डिज़ाइन करेगा, हुँ, बीजीएम वाला बेस्ट तरीके से उसमें म्यूज़िक ऐड करेगा, कलर करेक्शन वाला बेस्ट तरीके से उसका बेस्ट कलर करेक्ट करेगा, फ़िल्म की दुनिया को ध्यान में बिल्कुल। रखते हुए। तो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए वहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो आप ही हुँ, के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगे। आपका परफॉर्मेंस से मतलब है कि फिल्म अच्छी लगे। बिल्कुल। थिएटर में वो पूरी जिम्मेदारी आपकी है, हुँ, क्योंकि थिएटर में बीच में और कुछ नहीं हो रहा है। आप सिर्फ एक्टिंग से सीधा ही, लाइव चल हाँ, रहा है ऑडियंस के आप साथ। सिर्फ एक्टिंग करके ही उनको समझा सकते हैं हुँ, कि मेरी ये कहानी है या हम ये कहानी कहना चाहते हैं। हुँ, फिल्म में वो पूरे बहुत सारे लोग हैं जो इस कहानी को कहने में मदद करेंगे आपके साथ। एक तो ये बात हो गई हुँ, जो बेसिक डिफरेंस है। परफॉर्मेंस का क्या है, और ये सब मैं बता रहा हूँ जो मैं मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, ऐसा नहीं है कि कोई ये रूल है। हुँ, थिएटर में क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला, एक्टर का मीडियम है, एक्टर ही जो करवाना चाहता है, जो करना चाहता है, वही ऑडियंस तक पहुंचेगा जो ये कर रहा है। फिल्म में ऐसा नहीं है। थिएटर जो है वो ऐसा मीडियम है जिसमें एक्टर ऑडियंस तक जाता है। मुझे अगर एक चीज इमोट करनी है, मुझे मान लो खुश दिखना है, तो मुझे खुश दिख रहा, मैं खुश हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है इन सब लोगों को बताना। लेकिन फिल्म में ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। थिएटर में अगर मैं उदास हूं या मैं गुस्सा हूं, तो वो जो पीछे, सबसे पीछे रो में आदमी बैठा हुआ है, मैं ये फील कर रहा हूं, ये उस तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको आवाज नहीं आ रही होगी, उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा इतनी दूर से। तो अगर मैं उदास हो रहा हूं, तो मैं ऐसे ही उदास होऊंगा, है ना, या मैं लाउड करूंगा थोड़ा ताकि वहां तक पहुंचे सब कुछ। फिल्म में क्या होगा, वो आदमी उठ के यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल। वो आदमी मतलब कैमरा कैमरा उठ के यहाँ आ जाएगा, तो मुझे कुछ पेश नहीं करना है, मुझे एक्चुअली जीना है, मुझे एक्चुअली उस चीज को महसूस करना है। अगर मैं एक्चुअली उस चीज को महसूस कर रहा हूँ, सच में मैं उस सिचुएशन में अपने आप को डाल रहा हूँ, तो कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है। कैमरा से कुछ नहीं छुपता। चाहे आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तो कैमरा अच्छी एक्टिंग पकड़ लेगा, अगर आप गंदी एक्टिंग कर रहे हो तो कैमरा गंदी एक्टिंग भी पकड़ लेगा। तो ये एक छोटा सा क्राफ्ट का डिफरेंस है जो थिएटर और फिल्म के बीच में आता है। करते 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 समझ में आ जाता है कि हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ी बहुत एफटीआई की ट्रेनिंग भी उसमें काम आई मुझे, कि कैसा लेंस है, कैसा शॉट है। हालांकि ये सब चीजें आदमी सेट पे जाता है 4-5 दिन में सीख जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते 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 करते, जैसे थिएटर वाला प्रैक्टिस करते करते एक मंझा हुआ कलाकार बन जाता है, उसी तरह से फिल्म वाला भी प्रैक्टिस करते 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 मंझा हुआ कलाकार बन जाता है। एक्टिंग वही है,
बस पेश करने के तरीके में फर्क है, मीडियम का फर्क है। देवर्ष जी, आपने रेड और कामयाब जैसे दमदार मूवी से आपने बॉलीवुड में एंट्री की और उसका अनुभव कैसा रहा? और आपने अजय देवगन सर, संजय मिश्रा सर के साथ स्टेज शेयर किया, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने उनसे क्या-क्या सीखा? देखो, मैं इस सवाल का जवाब बहुत ही रैशनली तो नहीं दे सकता, जी। क्योंकि अजय देवगन जी, संजय मिश्रा जी या दीपिका पादुकोण, इन सब लोगों को देख के बड़े हुए हैं। रेड में सौरभ शुक्ला भी थे। सौरभ शुक्ला मेरे फादर प्ले कर रहे थे। तो मैं जब छोटा था ना, तो मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी पहली फ़िल्म क्या होगी? कौन होगा उसमें? है ना? कौन मेरा फादर बनेगा या मैं किसका फादर बनूँगा? इस तरीके के आप सपने देखते हो। तो जब मुझे रेड मिली तो मैं, मतलब पहले तो मैं यही सोचता रहा कि ये फ़िल्म मुझे मिल गई, इसमें अजय देवगन है, इसमें सौरभ शुक्ला मेरा फादर प्ले करेगा। मतलब मैं वो तो उसी उसी बात से, मतलब मेरा गेम ओवर हो गया था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? क्या आप हाँ, बताना चाहेंगे ये फ़िल्म कैसे मिली आपको? उसका स्टोरी हाँ, कुछ? बता सकता हूँ। मेरे जी। मेरे मेरे एक दोस्त है, शिवम गुप्ता, वो इसकी कास्टिंग कर रहे थे। तो ये समय था रक्षाबंधन के आसपास का, जब इसकी कास्टिंग हो रही थी। तो क्या हुआ कि मैं बम्बई शिफ्ट हुआ और मैंने ये राजकुमार राव वाला बोस किया। उसके बाद मुझे पता था कि शिवम ये फ़िल्म कर रहे हैं, तो मैं शिवम के से ऐसे ही मिलने गया। मैंने उनसे पूछा कि आप ये फ़िल्म कर रहे हो, मुझे आपको लगता है कहीं मैं जाता हूँ किसी रोल में तो आप मेरा भी ऑडिशन करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ फिट नहीं हो रहा है कहीं, तो नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इस समय मेरी लंबी बड़ी-बड़ी दाढ़ी थी। दाढ़ी, मूंछ, मेरे बाल थोड़े बड़े थे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 2 या 3 दिन बाद मैं रक्षाबंधन पे दिल्ली आ गया। तो जब मैं यहाँ आया, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला, क्या भूत बन के घूम रहे हो? जाओ दाढ़ी बनवाओ, जाओ बाल कटवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, किसी कारण से नहीं बढ़ा रहा था, मैं शायद ऐसे ही बढ़ा रहा था। फिर मैं यहाँ गया तो मैंने बाल कटवा लिए, मैंने शेव करवा लिया, रक्षाबंधन मना के मैं वापस मुंबई चला गया। अब जब मैं बम्बई गया तो मुझे शिवम गुप्ता कहीं मिल गए। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला, "अरे! तुमने तो एकदम बाल साफ कर लुक दिए, चेंज वो कर लुक लिया। चेंज कर दिया।" मैंने कहा, "हाँ।" घर पे गया तो मम्मी ने डाँटा कि ऐसे कैसे घूम रहे हो, साफ-सुथरे हो जाओ। तो मैंने बाल कटवाए, दाढ़ी बनवा ली। तो ऐसे देखते रहा मुझे, बोले, "कल क्या कर रहे हो?" मैं, "कुछ नहीं।" बोले, "कल ऑफिस आ जाओ।" मैं, "क्यों?" बोले, "एक ऑडिशन करते हैं।" मैंने कहा, "किसमें?" बोले, "वो मैं फ़िल्म कर रहा हूँ ना, अजय देवगन की, रेड।" तो मैंने कहा, "तुमसे तो बात हुई थी अभी 15 दिन पहले, तुमने बोला कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।" बोला, "नहीं, ये जो है ना लुक, ये एक रोल में जा रहा है।" मैंने कहा, "अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ।" मैं गया, मैंने अगले दिन ऑडिशन दिया और आई थिंक 4-5 दिन या शायद 1 हफ्ते बाद मुझे उनका फ़ोन आया कि मिल गई है फ़िल्म। तो इस तरह से मुझे वो रेड फ़िल्म मिली। ये एक स्टोरी है, मतलब बाकायदा बिल्कुल, है बहुत कि मतलब इंटरेस्टिंग है। कि पहले उसने मना किया लुक को देख के, फिर मम्मी ने बोला कि चेंज करो, तो मैंने लुक चेंज किया और इस तरह से तो मुझे आपने मिला। मम्मी को बताया था ये हाँ, बात? हाँ, बिल्कुल बताया ना मम्मी को, बहुत बहुत उन्हें लगा अच्छा ऐसा भी होता है। तो पर वो है ना कि वो क्या, फ़िल्म का मीडियम बहुत दिखने पे बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल। थिएटर में वो आपके पास लिबर्टी होती है, फ़िल्म में यू हैव टू लुक द पार्ट। तो वो शायद शशि सिंह, उनको दिखा होगा मेरे अंदर, मेरे कैरेक्टर का नाम था। तो आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे आते हैं कि जब मैं लखनऊ लखनऊ पहुँचा, लखनऊ में शूट हो रही थी, तो सबसे पहले मैं सौरभ सर से मिला। मिला क्या, मतलब दूर से ही देखा उनको, तो किसी ने असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि सर ये देवास हैं, ये आपके बेटे वाला रोल कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा, ओके। इतना ही बस। फिर एक सीन हम लोग शूट कर रहे थे, जो रेड में जो पहला सीन है जिसमें पूरी फैमिली इंट्रोड्यूस होती है, वही सीन हम लोग शूट कर रहे थे। तो वहाँ मैंने पहली बार देखा कि अजय देवगन आते हैं ब्लैक शर्ट में चल के, और मैं उनको बस देख ही सकता था और मैं, मेरे से कुछ हो नहीं रहा था। तो एक वो सारे बचपन का, मतलब राजू चाचा और ओमकारा और लेजेंड ऑफ भगत सिंह और वो सब कुछ चल रहा दिमाग है। में घूमने लगा कि अरे ये आदमी, मैं इनको ऐसे देख रहा हूँ सामने से, उसी में था। लेकिन वो जो था वो 1 दिन का ही था। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि एफटीआई का ट्रेनिंग था, वो सब कुछ था, तो आप वापस फ़ोकस कर लेते हो अपने काम पे, और फिर उसके बाद इतना स्मूथली वो शूट हुआ। मुझे ऐसा लगता है, मैं दावा नहीं करता, पर मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ सर को और अजय सर को शायद मेरा काम अच्छा लगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ ही होगा।
पर बहुत प्यार मिला, बहुत इतनी सारी चीज़ें सौरभ सर ने बताई, अजय सर से इतनी सारी कहानियाँ सुनी हम लोगों ने, और वो एक बहुत बहुत मतलब वो तो पहली फ़िल्म, मुझे लगता है मैं शायद कोई भी फ़िल्म मैं शायद भूल नहीं पाऊँगा, तो रेड तो बहुत 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 पहली फ़िल्म थी, बहुत ख़ास तजुर्बा था। एक विज़ुअल मुझे याद है, सुबह 6:30 बजे का शूट था, नवंबर में शूटिंग हो रही थी, तो कोहरा था बहुत सारा। तो ऐसे कॉरिडोर था, उस कॉरिडोर में पीछे से लाइट आ रही थी, तो मैंने देखा वॉक करके कोई चल के आ रहा है, और वॉक से आप बता सकते हो, बचपन से आपने देखा ही अजय देवगन ही चल के आ रहे हैं। तो वो सिलुएट में था कि लाइट पीछे से आ रही थी, ये फिगर पूरा ब्लैक दिख रहा था। वो जैसे ही अंधेरे से ऐसे लाइट में आए हैं ना, तो उन्होंने ब्लैक कलर का शॉल डाल रखा था, सर्दियाँ थी। और मैंने ऐसे देखा, मेरी आँखों के सामने वो ओमकारा का सीन आ गया, जिसमें वो त्यागी हॉस्टल से निकल के आते हैं। मैंने कहा ये तो जी। एकदम ऐसे ही वही वॉक है, वही शॉल का कलर भी वही है। तो ये मतलब कि ऐसे लगा कि मैं सडनली ओमकारा में पहुँच गया हूँ। पहुँच गए। तो इस तरीके की मेरे साथ चीज़ें हुई, मेमोरीज़। क्योंकि शायद पहली फ़िल्म थी। मैं बहुत बहुत मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान का कि बिल्कुल, मुझे वो फ़िल्म मिली और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। शुरू हुई। उसी तरह से कामयाब में संजय मिश्रा सर के साथ इतना देखा है, ऑफिस ऑफिस, इतना उनको फ़िल्मों में हर तरह के रोल्स करते हुए देखा है। फिर एक ये फ़िल्म में उनके साथ इस तरीके का कास्टिंग वाले का रोल करना और वो सब करना। बहुत सारे सीन्स हमने इम्प्रोवाइज़ किए थे सेट में, सेट के ऊपर, जो बहुत बढ़िया निकले थे, बट फ़िल्म की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, बाउंड्रीज़ थी कि वो फाइनल एडिट में नहीं आ पाई। बट बहुत बहुत कमाल का एक्सपीरियंस इन सभी लोगों के साथ। बहुत अच्छी बात है और पहले जो एक्सपीरियंस हो ना वो कहीं न कहीं एकदम यादगार रह जाते हैं। देवर्ष जी 2018 में रेड के साथ आपने कामयाब मूवी में भी एक्टिंग किया है, जी। किरदार निभाया है और संजय मिश्रा सर के साथ आपने जो एक्सपीरियंस आपका रहा और क्या बताना चाहेंगे कि ये जो फ़िल्म है उसकी जो रोल है उस वो कैसे मिला आपको? मतलब मेरी ये जनरली वहाँ पे उस समय का अभी भी मेरा एक वो रहता है, रूटीन जैसा रहता है कि मैं वो जो एरिया है बम्बई में, जहाँ पे आराम नगर जिसे कहते हैं, वहाँ पे कास्टिंग्स होती रहती है, तो लोग घूमते रहते हैं, मैं भी घूमता रहता था। 1 साल पुराना था बम्बई में, तो जूता घिसना तो ज़रूरी था। तो मैं ऐसे ही एक कास्टिंग ऑफिस में गया, किसी दूसरे दोस्त से मिलने गया था। तो मैं वो दोस्त से मिल रहा था, बात कर रहा था, तो अंदर से कोई एक आदमी आया, उन्होंने मुझसे पूछा, आप एक्टर हो? मैंने बोला, हाँ, मैं एक्टर हूँ। तो उन्होंने बोला, हम एक फ़िल्म में ऑडिशन करेंगे, आप ऑडिशन दोगे? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल दूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप कल आना। तो मैं अगले दिन गया, उन्होंने मुझे समझाया कि एक कास्टिंग असिस्टेंट है। वो कास्टिंग असिस्टेंट है, ऐसा-ऐसा ये सीन है और आपको आकर के ये छोटा-सा सीन है, ये करना है। मैंने कहा, ठीक है। तो हम गए, हमने वो सीन किया। अच्छा, उस सीन में क्या होता था, मैं आता था और ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ लाइनें बोलता था और उसके बाद वो बोलते, "हाँ, सुनो, ऐसा करो, ऐसा करो।" हाँ, ठीक है सर, ओके सर, और ऐसे करके मैं एग्ज़िट लेता हूँ। तो हमने टेक किया, हाँ, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा-ऐसा हुआ, सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा होते-होते सडनली क्या हुआ कि, "अच्छा सर, मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ।" ऐसे बोल के मैं निकला, तो जिस दरवाज़े से मुझे एग्ज़िट लेनी थी, वो दरवाज़ा फ्रेम में ही था। तो मैं उस दरवाज़े से एग्ज़िट लेने जा रहा हूँ और वो दरवाज़े का वो गोल वाला नॉब होता है ना, ऐसे घुमा के जी, खोलते हैं हाँ। जिसको, तो मैंने उसको ऐसे घुमाया एग्ज़िट लेने के लिए हुँ। और ये नॉब मेरे हाथ में आ गया। वो एक्चुअली टूट गया नॉब। तो ये मेरे हाथ में आया, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ, अभी तो टेक चल रहा है, तो मैंने इसी के साथ कुछ इम्प्रोवाइज़ कर दिया होगा कि इनको देख के वापस कुछ एक गंदी-सी स्माइल दे दी और कि ये क्या ऐसे करें कर, वो एक्सप्रेशन आ जाती वो है। आ गया, वो सच में आ गया। तो वो, हाँ। और वो उन्होंने टेक में यूज़ कर लिया। मेरा वो ऑकवर्ड होना और वो, आई थिंक उस वजह से मुझे वो शायद पार्ट मिला। कि वो एक एक अनयूजुअल चीज़ हो गई ना, एक बिल्कुल, एक एक जो शायद उसमें था ही जो नहीं। उसमें था ही नहीं, और वो किस्मत है पूरी पूरी, अब वो किसी और के हाथ में आ जाता, वो मेरे ऑडिशन में ही टूटना था वो। बिल्कुल। तो ये एक स्टोरी है, मुझे लगता है शायद इस वजह से मुझे हार्दिक भाई ने सिलेक्ट हुँ। किया होगा। मुझे बस ऐसा लगता है। देवश जी आपने सिटी ऑफ ड्रीम और आगरा जैसे मूवी में बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम किया। हुँ। उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और ये जो किरदार है आपके जीवन में मतलब आपके करियर के लिए कितना अलग था? जो भी आपने पहले मूवी कर चुके उसके उसके हिसाब से कितना अलग था? देखिए, सिटी ऑफ ड्रीम्स जो था, जी। आई थिंक वो पहले हुआ था। का कामयाब करते-करते सिटी ऑफ ड्रीम्स मिला था मुझे। जी। तो सिटी ऑफ ड्रीम्स का जो कैरेक्टर है, वो उसका नाम है राजा। वो एक पिम्प है, वो बेसिकली लड़कियों जी। की दलाली करता है।
तो मेरी लाइफ में ऐसा मैंने किसी को देखा नहीं, ना कभी कोई तजुर्बा रहा इस तरह का। तो जब मुझे वो रोल मिला और मुझे मुझे याद है, मुझे ये नागेश सर ने एक बात बोली कि एक शर्त पे तुमको रोल दे सकते हैं, जी। अगर तुम दाढ़ी और बाल बढ़ा लो। मैंने कहा हाँ, घर की खेती है, इसमें क्या है, बढ़ा लूंगा। बिल्कुल। तब मैं क्योंकि कामयाब कर रहा था ना, तो कामयाब में दाढ़ी नहीं थी, हाँ। बाल उतने बड़े नहीं थे, बट उनको वो लुक के लिए शायद वैसा चाहिए था। तो कुछ 1 डेढ़ 2 महीना था शूटिंग में, तो मैंने दाढ़ी बाल बनाने शुरू कर दिए। स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। बस इतना पता था कि ये इस तरह का लड़का है, जो ये काम करता है, इसकी एक ये लड़की है जो इसकी ख़ास है, कटरीना नाम होता है उस लड़की का, कैरेक्टर का। और ऐसा-ऐसा है, 2-3 सीन्स हैं, पुलिस वाला आएगा, ये वो, थोड़ा बहुत मुझे पता था। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? मैंने तो कभी ये दुनिया देखी नहीं है, क्या करूँ? तो बॉम्बे में जो वहाँ का रेड लाइट एरिया है, मैं कुछ दिन वहाँ गया। मैंने कहा देखता हूँ लोगों को, ऑब्ज़र्व करता हूँ। और इस तरीके की चीज़ें मैं एफटीआई से कर रहा था। मतलब वो ट्रेनिंग का पार्ट था कि आपको जो भी रोल मिले आप उसके 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 बारे में रिसर्च करिए। आप पता करिए कि आप क्या करने वाले हैं, अगर वो दुनिया क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, तमाम तरह की चीज़ें जो ट्रेनिंग का पार्ट रही हैं। उसी के तहत मैं अ, उस एरिया में गया, लोगों से मिला, एक आध हादसा भी हुआ मेरे साथ, पर ओवरऑल मुझे समझ में आया कि लोग क्या सोचते हैं, किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरते हैं। वो सब चीज़ें कोशिश करी थोड़ा-सा फ़ॉर्मुलेट करने की, अपनाने की, अ, और इस तरीके से राजा को मैंने पेश किया। उसको भी लोगों ने, मेरे को लाइफ़ में पहली बार अगर किसी ने पहचाना था, तो वो राजा वाले कैरेक्टर की वज़ह से था। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट से गगन दमामा बाज्यों का शो करने के लिए, जो पहला शो मैंने आपको बताया इनकलाब ज़िंदाबाद वाला, वो शो करने हम लोग मुंबई से दिल्ली आ रहे थे, और मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट पे सीआरपीएफ के एक जवान ने पहचाना। उन्होंने बोला, "आप राजा हो ना?" राजा के किरदार मैंने में। कहा, "राजा?" बोले, "आप वो सिटी ऑफ ड्रीम्स में राजा हो ना?" मैंने कहा, "हाँ।" वो मेरी लाइफ़ का पहला आदमी था जो मुझे देख के पहचाना फ़िल्म की वज़ह से। बिल्कुल। तो इसलिए भी राजा मेरे लिए थोड़ा स्पेशल पार्ट है। जहाँ तक बात है दूसरा पार्ट, आगरा में सुंदर नाम है कैरेक्टर का। तो सुंदर का क्या है कि सुंदर एक बिल्डर के यहाँ काम करता है, और उसका असिस्टेंट टाइप है। वो दुनिया भी मेरे लिए बहुत नई थी, और मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे सुंदर को प्रिपेयर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। मैंने ऑडिशन दिया था, समझिए जनवरी या फरवरी में, और मुझे पता चला था कि वो रोल में मुझे नहीं लिया गया है, किसी और का सिलेक्शन हो गया है। फिर हम लोग मैं अपना मतलब बम्बई के अपने काम में था, यही गगन मामा की रिहर्सल हो रही थी। तो मुझे फ़ोन आया कि याद है हमने वो ऑडिशन किया था आगरा का, उसमें ये रोल कर। मैंने कहा हाँ याद है, वो तो किसी और को मिल गया ना? बोले हाँ वो मिल गया था, लेकिन वो एक्टर को शायद पैर टूट गया है और कल शूट है, आप अवेलेबल हो? मैंने कहा हाँ मैं अवेलेबल तो हूँ, पर कैसे, कहाँ, क्या, मतलब मुझे तो कुछ तैयारी भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे जाऊँगा? उन्होंने बोला सब हो जाएगा, आप बताओ, आप कल जा सकते हो ना आगरा? मैंने कहा हाँ मैं जा सकता हूँ। इस तरह से मैं आगरा मुझे मिल गई। कितना पुराना ऑडिशन, और 6 महीना बाद क्लिक हुआ, क्योंकि शायद कोई दूसरा एक्टर अवेलेबल नहीं था। तो मेरे को डर ये था कि मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है, और कन्नू बैल की फ़िल्मोग्राफी जो देखी थी उसके पहले, चाहे बिन्नू का सपना हो, चाहे तितली हो, मुझे लगता था कि ये डायरेक्टर के साथ काम करना मतलब वैसा है कि यू हैव टू बी वेरी गुड। आप अच्छे नहीं होगे तो आप इनकी फ़िल्म में काम नहीं कर पाओगे, और सबको अपने ऊपर डाउट तो होता ही है कि यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट लकीली जब मैं कन्नू से मिला पहली बार, होटल के कमरे में मिला, क्योंकि पहले तो मैं था ही नहीं ऑन बोर्ड, फिर मैं ऑन बोर्ड आया तो मैं सीधा उनसे शूट पे ही मिल रहा हूँ। होटल आए, होटल में कमरे में हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझाया कैरेक्टर के बारे में कि देखिए ऐसा-सा है, ये वैसा-सा है। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने कहा ये जो तेरी आँखें हैं ना, ये बहुत इंटेलिजेंट लग रही हैं इस समय, तो इतना इंटेलिजेंट कैरेक्टर नहीं है। 1 सेकंड। तो मैं इनका ऐसे सुन रहा हूँ, अच्छा, हाँ। तो कन्नू ने कहा ये जो तेरी आँखें हैं ना, ये बहुत इंटेलिजेंट लग रही हैं कि इसको सब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बोले सुंदर ऐसा नहीं है, तो तू इतना इंटेलिजेंटली मत रहना ऑन स्क्रीन। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझे, क्योंकि वो भी एसआरएफटीआई से है, कलकत्ता में जो सत्यजीत रे का उसके नाम पे जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मुझे कुछ पुरानी फ़िल्मों के एग्ज़ाम्पल दिए। कुछ डायरेक्टर्स की कुछ फ़िल्में हैं जो मैंने भी देख रखी थी।
उन्होंने कहा वो फिल्म याद है, वो उसमें वो वाला रोल था, उसमें कैसे वो एक्टिंग करता है? मैंने कहा हाँ याद है, याद है। और वो याद है, वो उसमें वो कैसा था? मैंने कहा हाँ याद है, याद है। तो कुछ कॉमन फिल्मों के नाम उन्होंने बताए जो लकीली मैंने देख रखी थी एफटीआई में, मुझे याद थी वो फिल्में। तो उस तरीके से रेफरेंस किया, और जो भी हुआ वो प्रेप वो वही उस कमरे में हुआ, और मैं 2 घंटे बाद मतलब शूटिंग कर रहा हूँ। और मेरे साथ राहुल रॉय खड़े हुए हैं, मतलब राहुल रॉय भी मतलब बचपन में इतना उनको देखा है, सांसों की जरूरत है जैसे, और आप उनके सामने खड़े हुए हो, ये भी कभी नहीं सोचा था। बट लकीली मुझे ऐसा लगता है कन्हू वॉज वेरी हैप्पी जिस तरीके से सुंदर निकल के आया। और मुझे बहुत मजा आया, मतलब मेरे लिए बहुत एनरिचिंग और बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था कन्हू के साथ काम करना। मतलब एक मुझे लोग बोलते थे कि यार अगर कन्हू के साथ फिल्म में काम किया है तो ठीक एक्टर होगा, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक ही हुआ होगा। आई थिंक कन्हू वाज सेटिस्फाइड। आई डोंट नो कन्हू को क्या लगता है। देवांश जी, आपने छपाक मूवी में दीपिका पादुकोण के साथ काम किया, और जो कि ये जो मूवी है ये एसरेटक सर्वाइवर की जो रियल लाइफ स्टोरी है उसी पे आधारित है। तो इस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपने क्या मतलब जब इस मूवी का आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप आपने क्या मतलब खास किया, और जब सेट पे इसका शूट चल रहा था ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट या कुछ पल जो आपको आज भी याद है? मतलब ये थोड़ा सा सेंसिटिव है और थोड़ा सा दिल के करीब है मेरे। मुझे पता चला कि ये फिल्म ऐसी ऐसी बन रही है, मेघना गुलजार इसको डायरेक्ट कर रही हैं, तो मेरे लिए वो भी एक बहुत ही ऑनर की बात थी कि मेघना जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और ऊपर से जो कैरेक्टर मिला, वो कैरेक्टर ऐसा इंसान है मनीष, जो कि बहुत ही एम्पैथाइज करता है लड़कियों के साथ या किसी भी सर्वाइवर के साथ, लड़का हो चाहे लड़की हो। उनका अपना एक एनजीओ है, वो एनजीओ चलाते हैं वो, और उनका पार्टनर अमोल जो है। और कैसे-कैसे इस तरह से लड़कियों को, खास तौर पे जिनके साथ इस तरीके का हादसा हुआ है, उनकी वो हेल्प करते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अपनी लाइफ में मैंने देखे थे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को, पर मुझे नहीं पता था कि उनके साथ कितना कुछ हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, ये सब मुझे नहीं पता था। जब ये फ़िल्म मिली, तो मैंने जिनके ऊपर ये फ़िल्म बनी है, उनके इंटरव्यूज़ देखे। जो लोग इसमें एनजीओ में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को देखा, किसी की टेड टॉक देखी, किसी के इंटरव्यूज़ देखे। ऐसे देखते-देखते बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आई मेरे सामने, जो मेरे लिए चौंका देने वाली थी। मतलब किसी के ऊपर किसी के प्रेमी ने फेंका था, तो ये तो बहुत ही कॉमन था। किसी के ऊपर किसी के बाप ने फेंका था, किसी के ऊपर किसी की माँ ने फेंका था। तो ये मेरे लिए पचा पाना बहुत मुश्किल था कि ये अपने बच्चों के साथ ऐसा कौन क्यों करेगा? मुझे लगता है प्रेमी भी क्यों करेगा? मतलब मेरा जो दिमाग कहता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो और वो आपको नहीं मिली तो आप उसके ऊपर एसिड फेंक दोगे, मैं इस बात को बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकता था। बट हाँ, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, मैं बॉम्बे में भी कुछ एनजीओज़ थे जिनके पास मैं गया, उनसे बात करी, कुछ सर्वाइवर्स से मैंने बात करी, बॉम्बे में रहते-रहते। क्योंकि बॉम्बे में एक लिमिटेड चीज़ें अवेलेबल थी। उनकी कहानियाँ सुनी, उनके बारे में बात करी, उनसे पूछा क्यों, कैसे, कहाँ। और मज़े की बात ये है, मज़ा नहीं बोलना चाहिए, कमाल की बात ये है कि जिस भी सर्वाइवर से मैं मिला फ़िल्म की प्रिपरेशन से पहले, उनमें से कोई भी सर्वाइवर मुझे बेचारा वाला वाइब नहीं दे रहा था। हर सर्वाइवर ऐसा वाइब दे रहा था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। हाँ, ये हो गया हमारे साथ, लेकिन हमने जीना नहीं छोड़ा है। जिसने ये किया होगा भगवान उसको उसकी सजा देगा, लेकिन हम अभी भी बहुत सॉलिड हैं यार। ये बात मुझे बहुत ताज्जुब लगी, नहीं लगनी चाहिए, बट मुझे सरप्राइज़ लगा इस बात से। फिर उसके बाद तब तक मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई थी, पूरी जो फ़िल्म की स्क्रिप्ट है। जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, तब मेरा एक्चुअली जो एक्टर वाला काम था वो शुरू हुआ। ये सब तो रिसर्च थी, ये सब तो प्रिपरेशन थी कि अच्छा ये सीन्स है मेरे, इस सीन में मैं ये कर रहा हूँ, इस सीन में वो कर रहा हूँ, वो सब तब जाके शुरू हुआ। जब मैं सेट पे गया, तो सेट पे कुछ एक्टर्स थे जो सर्वाइवर्स प्ले कर रहे थे, और कुछ सच में सर्वाइवर्स थे, जिसमें ऋतु, कुंती, बाला। बाला, बाला अब नहीं है, जी। सब लोग थे, 4 लोग थे। तो फिर मैं देखता था कि जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं,
उनके ऊपर प्रोस्थेटिक हो रहा है, मेकअप कर रहे हैं उनको वो लुक देने के लिए, और वो एक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होता था। उस मेकअप में टाइम लगता है, उसके बाद उसको कैरी करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सिलिकॉन होता है, वो गर्मी में मेल्ट करने लगता है, फिर से जाके आपको उसे ठीक करना पड़ता है, और लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे कि ये तो हैं जो मेकअप में हैं और इनको इसको कैरी करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और इधर एक सच में एक है जिसने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, ये उसकी रियलिटी है। वो कहाँ शायद 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल बाद कहाँ पहुंच गए हैं लाइफ में, और आज वो एक फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, और ये जो एक्टिंग करना चाहते थे, इन लोगों को मेकअप से प्रॉब्लम हो रही है, हो सकती है डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की भलाई अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दो सिक्के के दो पहलू दिखा रहा हूँ कि देखिए क्या हो रहा है। वहां मैं पहली बार ऋतु से मिला, ऋतु से बात करके, बाला से बात करके, कुंती से बात करके, सबसे बात करके सडनली समझ में आया कि जो मैंने बंबई में जिन सर्वाइवर्स में मिला था, जो स्ट्रांगनेस मुझे उनके अंदर दिखी थी, उतनी ही स्ट्रांग ये सब भी थी। कोई भी बेचारगी वाला भाव नहीं था, और क्यों हो, इन्होंने थोड़ी कुछ किया है, इनके साथ कुछ हुआ है, और ये उस चीज से लड़के आगे आई हैं, और आगे आने के बाद डट के खड़ी हैं और अपनी जिंदगी जी रही हैं। ये बात मुझे बहुत प्रभावित नहीं करती है, मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल किसी की करेज का क्या होगा कि मतलब मैं आर्मी में जाके गोली चला रहा हूँ, देखो मैंने परमवीर चक्र लिया, हाँ ठीक है वो अपनी जगह है, बट देश के अंदर रह के समाज के अंदर भी गोली चलानी पड़ रही है, मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ मैं, लड़ना पड़ रहा है, चीजों से लड़ना पड़ रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं देते हैं, लोगों को बेसिक अधिकार नहीं मिलते हैं, लोगों को आप देखने का नजरिया बदल जाता है, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे ना डर जाएं तो माएं छुपा लेती हैं। ये चीजें अगर वो बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं और फिर भी घूम रहे हैं, तो ये तो मतलब इससे ज्यादा वीरता वाली बात या इससे ज्यादा साहसी चीज क्या हो सकती है। हमने एक फिल्म बनाई छोटी सी, उस फिल्म के जरिए एक सलाम था इन सब लोगों को, जो भी वो फिल्म देखे उसे हिम्मत मिले कि नहीं हो रहा। और खास तौर पे आप आज देखिए ये स्टूडियो में क्या शानदार स्टूडियो है, शिरोज टीवी है, इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। ऊपर देखिए, मैं ऊपर सब कुछ देख के आया, जो भी ऑफिस में है, जो भी क्राफ्ट वर्क आप लोग कर रहे हैं, जो एग्जीबिशन वर्क आप लोग कर रहे हैं, किसी से कम है क्या? किसी से कोई कम नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। फैंटास्टिक, थैंक यू सर। थैंक यू मुझे मत बोलो मैं कौन हूँ थैंक यू। जी, आपने छपाक मूवी करने से पहले एसिड अटैक के बारे में आपको पता था या आपने कभी देखा था या सुना था? मुझे पता था कि इस तरह से कुछ जी, होता जी। है, पर इतने डिटेल में मुझे नहीं पता था हुँ। कि क्यों होता है, कैसे होता है। मैं सही बताऊं, बहुत ही बचकानी बात कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना, बच्चा था ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये किसी से ये एक्सीडेंट हो गया होगा, जी। तेजाब गिर गया होगा, गलती से गिर गया होगा, शायद सफाई कर रहे होंगे, बोतल गिर गई होगी, मैं यही समझता हूँ। मैं बचपने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, बहुत छोटा था, तो मुझे लगता था शायद ये इस वजह से हो जाता है, एक्सीडेंटली हो गया। एक्सीडेंटली हो गया होगा, इसमें किसी ने किया नहीं होगा। हुँ, मुझे तो यही पता था। फिर बड़े होने के बाद, थोड़ा समझदारी आने के बाद, हुँ। फिर मुझे ये सब पता चला। तो और छपाक से मिलने के बाद उसके अंदर और घुसे, और आज तक हैं, आज तक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, छाँव के साथ बिल्कुल, जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक वो छपाक की वजह से हुआ। आपके सामने बैठा हुआ हूँ, छपाक की वजह से ही बैठा बिल्कुल। हूँ। बॉलीवुड में नेपोटिज़्म और जो आउटसाइडर है, उनका जो संघर्ष है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपका? और क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया है? देखिए, नेपोटिज़्म जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में है, जी। वो सब जगह है। वो अगर एक डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, तो हम उसको भी नेपोटिज़्म कहना चाहिए हमें। जी। साइंटिस्ट चाहता है उसका बेटा साइंटिस्ट बने, हमें उसे भी करना चाहिए। किसान का बेटा चाहता है उसका बेटा किसानी करे उसके खेत में, जी। और लेबर को काम ना मिले, उसे भी नेपोटिज़्म कह सकते हैं। उसी तरह से बॉलीवुड में भी है। जी। लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, कैसे बनेगा? सिर्फ इसलिए तो नहीं बनेगा कि वो डॉक्टर का बेटा है। बिल्कुल। उसको एमबीबीएस करना पड़ेगा, हुँ। उसको
पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, उसको एग्जाम में पास होना पड़ेगा, उसको तभी तो वो डॉक्टर बनेगा। सेम है मुझे लगता है। हाँ, आप एक एक्टर के लड़के हो या आप डायरेक्टर के लड़के हो, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, बनने को आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का आप करते क्या हो? आप कब उससे कुछ कर पाओगे? जब आपके अंदर एक्चुअली कुछ होगा। हमारे सामने एग्जाम्पल्स है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स उतने सक्सेसफुल नहीं थे, उनके बच्चे जबरदस्त सक्सेसफुल हैं, और उल्टा भी है कि उनके पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल थे, उनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं है। ऐसे भी है जिनके पेरेंट्स भी सक्सेसफुल थे और ये भी सक्सेसफुल भी है। हर तीनों तरीके के एग्जाम्पल है हमारे पास। तो मूल मुद्दा यह निकल के आता है कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता। आपके अंदर मादा होना चाहिए, आपके अंदर उस काम को करने का सलीका होना चाहिए, आपके पास क्राफ्ट होना चाहिए, आपको आना चाहिए वो काम। नहीं तो एक फिल्म, 2 फिल्म, 4 फिल्म के बाद आपका पैकअप हो जाएगा, और बहुतों का हो गया है, बहुतों का पैकअप हो गया है। बहुत लोग आगे जा करके कुछ का कुछ करने लगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं से नहीं थे, उनका कोई नहीं था, कोई नेपोटिज्म नहीं था, उनका कोई फादर इस इंडस्ट्री में नहीं था, कोई चाचा नहीं थे, कोई मामा नहीं थे, और वो आज आकर के देखो शाहरुख खान बन गए, है ना? ऐसा नहीं था नेपोटिज्म उनके टाइम भी नहीं था, उनके टाइम भी था, लेकिन आज की तारीख में उनसे बड़ा स्टार कौन है? कोई भी नहीं है। वो तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है। तो क्यों बने? क्योंकि उनके पास, उनको काम करना आता था, उनको पता था कि मैं ये कर रहा हूं तो इसमें क्या जरूरत है, क्या चीजें लोगों को अच्छी लगेंगी, क्या चीजें लोगों को खराब लगेंगी। उसी तरीके से आई थिंक यही, मैं आपके सवाल का अगर जवाब दे पाया हूँ, आपको समझा पाया हूँ, यही मेरा टेक है इसके ऊपर। आपको काम तो आना ही पड़ेगा, नेपोटिज्म हो या नहीं हो। काम नहीं आता तो नेपोटिज्म किड भी कुछ नहीं कर सकता, काम नहीं आता तो नॉन नेपोटिज्म किड भी कुछ नहीं कर सकता। काम तो आना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, डॉक्टरी हो, किसानी हो, लकड़हारा हो, प्लम्बर हो, कोई भी हो, काम तो आना ही पड़ेगा। उसके बिना कैसे सक्सेस होगी? और बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंटल मूवी बहुत कम बन रहा है, मतलब कम होते जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि इसका वजह क्या है? लाइक ऐसे प्रोजेक्ट में ज़्यादा मुश्किलें आ रहे हैं, मतलब तो इसके वजह से हो रहा है क्या कम? देखिए, सिंपल सी ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंटल फिल्में नहीं बन रही, फिल्में बन रही हैं। बॉलीवुड में क्या, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी में, तमिल में, बंगाली में एक्सपेरिमेंटल फिल्में बन रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आप तक पहुंच रही हैं? आपने क्या देखी है वो वाली फिल्म जो वहां रिलीज हुई थी? सवाल ये है, आपने क्यों नहीं देखी है? क्योंकि आप तक पहुंची नहीं वो फिल्म। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि 50 तरीके की चीजें होती हैं। खास तौर पे जब आप एक कमर्शियल फिल्म की बात करते हो, तो एक कमर्शियल फिल्म में एक लागत आती है, उसको बनाने में एक तरीके का खर्चा होता है। अब जो वो खर्चा लगा रहा है, जो वो पैसा लगा रहा है, उसको सबसे पहले उसका पैसा वापस चाहिए, जो कि एक फेयर बात है। अगर कल को आप अपने पैसे मुझे दें और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं ये 2 रुपए का 4 रुपए बना के दूंगा या 3 रुपए बना के दूंगा, और मैं वो नहीं देता हूँ, तो आप अगली बार देने से पहले मुझे 2 रुपए सोचेंगे। आप उनको देंगे जिन्होंने 2 का 5 बना के दिया है आपको, तो आप बोलेंगे मुझे क्यों दूं, इसको दो। अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म लेके आता हूँ या मैं एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म लेके आता हूँ जो मुझे लगता है मुझे बनानी चाहिए, आपके पास गया, मैंने तो आपको पिछले फिल्म का पैसा भी नहीं लौटा के दिया, तो उधर से वो है, उसके पास एक हीरो भी है, एक बड़ी हीरोइन भी है, उसके पास तो ये वाला म्यूजिक डायरेक्टर है, तो आप उसको दोगे, क्योंकि वो गारंटेड आपको 2 का 5 बना के देगा। हो सकता है वो भी ना बना के दे पाए, हो सकता है फिल्म ही अच्छी ना बने, तो सब धरा का धरा रह जाए, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, और पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा इन्वॉल्व होता है। एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें आप एक नॉन हीरो को देखते हो, नॉन हीरोइन को देखते हो, बहुत पैसा खर्चा होता है, और जो भी पैसा लगा रहा है उसको चाहिए कि उसका पैसा वापस आए। इसी बीच में कोई एक फूल निकलता है, जो छोटी फिल्म होती है, छोटे लोगों, छोटे मतलब लेसर नोन एक्टर्स में बनी होती है, और वो क्योंकि कहानी में दम होता है, कहानी कहने वाले के जज्बात में इतनी कन्विक्शन होती है कि वो ऑडियंस तक पहुंच जाती है, और फिर अचानक से वो एक निकल के आती है फ्रेशनेस की तरह कि अरे यार ये भी तो एक बढ़िया इंडिपेंडेंट फिल्म आई, एक्सपेरिमेंटल फिल्में आई। उसके कामयाब होने के बाद उस डायरेक्टर को और उस लेसर नोन एक्टर को बड़ी फिल्म में काम मिलने लग जाता है, उसके पहले नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो अपना पैसा वापस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल है। सर, हाल ही में आए आपके नए फिल्म भागवत चैप्टर 1, और जिसमें अरशद वारसी भी है,
और उसमें आपको एक नए किरदार में देखा गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर का अपने किरदार निभाया है। तो इस मूवी का क्या अनुभव रहा और ये मूवी कैसा मिला आपको? क्योंकि आपके जो मूवी मिलने का एक्सपीरियंस ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फ़िल्म का मूवी मिलना ऐसा ऑडिशन के लेवल पे ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन हाँ, एक जेनेरिक तरीके से मुझे याद है कि अ, दो 2022 में मेरे पापा बम्बई आए हुए थे ऐसे ही घूमने के लिए, तो उनको मैं बम्बई घुमा के वापस ट्रेन में बिठाने गया था, बोरीवली स्टेशन से राजधानी पकड़ रहे थे। तो मुझे स्टेशन पे फ़ोन आया कि ऐसी-ऐसी एक फ़िल्म है यूपी बेस्ड और ऐसी-ऐसी उसकी कहानी है, सीरियल किलर है और आप उसमें अरशद वारसी जो है वो मेन पुलिस वाले प्ले कर रहे हैं। आपको उनकी टीम में एक पार्ट है, वो कि उसके लिए हम आपको ऑडिशन करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कैसा पार्ट है? मतलब टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं। बोले हाँ, टीम में बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये वाला पार्ट जो है उस टीम का सबसे प्रोमिनेंट फिगर है। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा, ये बात होगी सितंबर की। उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा और मैंने उनको बना करके अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कोविड के बाद से ऑडिशन स्टूडियोज़ में होने थोड़े कम हो गए थे। आपको वो स्क्रिप्ट भेजते हैं और आप अपने घर पे शूट करके उन्हें भेज देते हैं। मैंने अपने दोस्तों की हेल्प ली और वो ऑडिशन शूट करके उनको भेज दिया, बहुत ही जेनेरिक तरीके से और वो ऑडिशन उनको बहुत अच्छा लगा और उसके बाद दिसंबर में जाके मुझे 2-3 महीने बाद जाके पता चला कि वो फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अक्षय शेरे, वो मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिलने उनके ऑफ़िस गया और उन्होंने मुझे बताया फ़िल्म के बारे में, रोल के बारे में, मुझे स्क्रिप्ट दी। तो जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो जाके मुझे समझ में आया कि ये रोल वाक़ई काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्क्रिप्ट में और काफ़ी स्क्रीन टाइम वाला रोल है। इसके पहले मैंने कोई इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम वाला, इतने ज़्यादा सीन्स वाला रोल नहीं किया था। तो और यूपी बेस्ड था, तो वो फ़िल्म मुझे वहाँ से मिल गई। अब उसके बाद जो प्रिपरेशन शुरू हुई अगेन फिर सोचा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एक मूंछ रखता हूँ, ये इसका दिमाग होना चाहिए, इस तरह से होगा। थोड़ा वेट पुट ऑन किया। यूपी का पुलिस वाला है तो थोड़ा दिखने में लगे यूपी का पुलिस वाला। फिर क्योंकि मैं खुद कानपुर से हूँ, तो उसकी जो हिंदी है वो एक ख़ास तरीके की हिंदी होगी, उस प्रांत की जो भाषा है हिंदी में जो अवधी का हल्का-सा मिक्सचर होता है, वो थोड़ा कोशिश किया। बहुत सारी सिचुएशंस में कैरेक्टर का नाम है एसआई अशोक महातो, तो बहुत सारे सिचुएशंस में महातो कैसे रिएक्ट कर सकता है, डिस्कशंस हुए डायरेक्टर के साथ और सबसे कमाल की बात ये है कि डायरेक्टर ने हर चीज़ को बहुत ही मतलब सजेशन को कहें या आइडिया को कहें, वो हर चीज़ को बहुत ही सराखों पे रखा और बहुत ही मुझे फ्रीडम दी उस तरीके से इस कैरेक्टर को करने की जैसे कि मैं करना चाहता था। और सेट पे ऑफ कोर्स अरशद सर, जीतू सब लोगों के साथ बहुत ही कमाल का टाइम स्पेंड किया है। अरशद सर जो हैं वो बहुत रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं जैसे वो जनरली फ़िल्मों में रोल करते हैं फ़नी और मज़ाकिया, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं। उनके पास हर सिचुएशन में हर लाइन के बाद एक जोक होता है रेडी और वो जोक्स मार के हँसते भी हैं और सबको हँसाते भी हैं और डेफ़िनिटली आपको हँसी आएगा। वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है। जीतू ऑन द अदर हैंड थोड़े से रिज़र्व है। थोड़ा-सा अपने स्पेस में रहते हैं, बट बहुत ही प्यारे, बहुत ही हम्बल, बहुत शांत रहने वाले आदमी हैं और उनके साथ भी बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस था और हम लोगों ने कुछ 40-45 दिन इलाहाबाद और बनारस में शूट किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बट आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि वो ज़ी5 पे भागवत है, उसे जाके देखें और बताएँ उन्हें कैसा लगा वो फ़िल्म। बिल्कुल देखेंगे ज़रूर। ऑडियंस जो भी हमें सुन रही है और जिन्होंने देख लिया, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने भी हाँ, उनको भी ज़रूर हाँ, देखना है। देखनी चाहिए, बहुत बढ़िया फ़िल्म बिल्कुल। है, मज़ेदार फ़िल्म है। बॉलीवुड में वायलेंस होना लाइक आम है, वायलेंस सीन दिखाना। बट हाल ही के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन बहुत एक्सट्रीम लेवल के वायलेंस दिखाया जा रहा है। तो आपको इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए वायलेंस का मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनमें वायलेंस नहीं दिखाया जाता।
बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्रेंड बन गया है। क्या होता है कि जब एक फिल्म आती है और वो फिल्म हिट हो जाती है, तो हर आदमी वो करने की कोशिश करने लगता है कि इसकी वजह से इस फिल्म में ये था, चलो ये कर देते। जैसे बीच में एक दौर आया था कॉमेडी फिल्मों का, तो हेरा फेरी बनने लगी, चुपके चुपके बनने लगी, है ना, उसी दौरान पे ये सब फिल्में बनने लगी। तो सबको लगता है कि ये चल गया तो अब हम भी ये करते तो हम भी चल जाएंगे। एक समय के बाद वो दौर चला जाता है। उसी तरह से शायद वायलेंस को लोग आजकल देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वायलेंस की फिल्मों का दौर आ गया है। बट हाँ, एक माचोइज्म, एक मर्दानगी और वो मारना और खून खराबा, वो थोड़ा सा चल रहा है। वो एक समय के बाद अपने आप लोग बोर हो जाएंगे और वो फिल्में काम करना बंद कर देंगी। लेकिन जब एक फिल्म काम करती है, कोई इस तरीके की फिल्म, तो हर आदमी को लगता है कि यार चलो, ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है, मैं भी इस पे पैसा लगाता हूँ, मैं भी ये डालता हूँ। लेकिन बहुत जरूरी है कि वो फिल्म में वायलेंस जस्टिफाई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए, सिनेमा पे खून नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दिखाना चाहिए, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। वो फिल्म में जरूरी लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चलो उस फिल्म में चल गया तो मैं भी ये कर देता हूँ। अगर उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का लॉजिक ऑडियंस को समझ में आएगा ना, तो ऑडियंस को कभी वो वायलेंस खराब नहीं लगेगा। अगर वो जो वायलेंस कर रहा है या जिस पे वायलेंस हो रहा है, फिल्म में पूरी फिल्म के चलते 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 ऑडियंस भी आपके साथ चल रही है, तो वो उसके मारने पे ऑडियंस बिल्कुल भी ये नहीं बोलेगी कि अरे बाप रे, ये ऐसे कैसे मार धाड़ दिखा रहे हो। मेरे पापा मुझे कहानी सुनाते हैं कि जब बचपन में धर्मेंद्र की फिल्म आती थी और धर्मेंद्र विलन को मारता था सिंगल स्क्रीन पे, आज भी बहुत जगह होता होगा, लोग इधर से खड़े होकर आवाज, मार धर्मेंद्र मार। तो क्या वो भी तो वायलेंस ही था, है ना। पर वो ऑडियंस जो थी वो धर्मेंद्र के साथ होती थी उसमें, हाँ। या सनी देओल के साथ होती थी कि उनको उनको लगता था कि हाँ, किसको ठाकुर को मारना चाहिए, उनको लगता था कि अमरीश पुरी को मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिल्म में चल रहे थे पूरे साथ साथ। उसी तरह से आज की फिल्मों में अगर वायलेंस है, अगर ऑडियंस आपके साथ चल रही है, ऑडियंस को जस्टिफिकेशन लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ पे तो इसका खून करना चाहिए, हाँ यहाँ पे तो इसका गला काटना चाहिए, तो वो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ऑडियंस आपके साथ नहीं चल रही है, तो फिर उसको ये लगेगा मतलब क्या कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल जबरदस्ती, फिर उनको यही लगेगा। तो स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए, स्क्रिप्ट में जरूरत होनी चाहिए, और वो कन्विंसिंग होना चाहिए। अगर वो होएगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मतलब ऑडियंस को कहीं ना कहीं लगता है जो ऑडियंस जिसके साथ है वो चीज ठीक है कहीं ना कहीं। और कई बार ऐसे होता है ना कि कोई मूवी में ज्यादा वायलेंस दिखाते हैं, आपको क्या लगता है कि उस वायलेंस को देख के जो यंग जनरेशन है उन पे कुछ असर आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। मतलब हाँ, मुझे वाकई लगता है कि फिल्म्स जो होती हैं वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं यूथ के ऊपर और सब चीजों के ऊपर, अच्छे वे में भी और खराब वे में, दोनों तरीके से होता है ना। तो और इसी का एक पहलू ये भी है कि जो समाज में हो रहा होता है वो ही फिल्मों में दिखाया भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिनेमा देख के कोई वायलेंस करना शुरू करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वायलेंस एक्चुअली समाज में हो रहा है और लोग उसको दिखाया जा रहा है। अभी जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, एसिड अटैक वायलेंस है, किसी फिल्म को देख के होना शुरू हुआ क्या? नहीं ना, वो सोसाइटी में था, उसको फिल्म में दिखाया, जागरूकता के लिए दिखाया गया, उसको फिल्म में दिखाया। अभी आप कल को बोलो कि आप तो एसिड अटैक की फिल्में दिखा रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो उसको, ऐसा नहीं है। इस सूरत में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, दो पहलू हैं, दोनों पहलू हैं इसके ऊपर। अब जैसे मान लीजिए आप किसी फिल्म के बारे में बताइए जो आपको लगता है कि इसमें बहुत वायलेंस है। एनिमल की बात कर लेते हैं लोग, मेरे मन में वही था सर। एनिमल सबसे ज्यादा ये ट्रेंड वहीं से चालू हुआ है। बिल्कुल, बहुत लोगों का अलग अलग मानना है इसके ऊपर, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एनिमल फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैं क्योंकि एज एन ऑडियंस, मुझे कोई जज करना चाहे तो करे, लेकिन मैं एज एन ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ इस बात में यकीन रखता हूं कि अगर मेरे पापा के ऊपर कुछ ऐसा होता है, या अगर मेरे फादर से मैं इतना प्यार करता हूं और उनके साथ कुछ ऐसा होता है, तो मैं भी किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप भी जा सकते हो आपके अपने परिवार में। अच्छा, ये आपने ऐसी फिल्में देखी है जिसमें एक बेटे के साथ हो जाता है कुछ, या बेटी के साथ कुछ, तो बाप नहीं लड़ता पूरी फिल्म में? बिल्कुल, भूमि मूवी में है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा। तो अब ये जनरली बाप और बेटे के रिश्ते को वैसे दिखाया नहीं जाता ना, माँ बेटे के रिश्ते को ज्यादा दिखाते हैं। अब ये एक नई चीज आई,
अगर मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि यार ये मैं अपने पापा को बचपन से इस तरह से देखता हूँ, उनको वर्शिप करता हूँ और आज उनके ऊपर किसी ने 2 गोलियां चला दी हैं, तो मैं भी कुछ भी कर जाऊंगा। कोई भी कुछ भी कर जाएगा अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन मेरे को इस बात का यकीन होना चाहिए एज एन ऑडियंस कि हाँ यार ये अपने पापा से प्यार करता है। अगर मुझे वो यकीन नहीं दिला पाया फिल्म मेकर, तब मेरे लिए वो वायलेंस जबरदस्ती का होगा। लेकिन अगर मुझे यकीन है कि हाँ ये तो सही कर रहा है, हाँ ये मुझे डायरेक्टर ने कन्विंस कर लिया, तो फिर मेरे को वो चीज अच्छी ही लगेगी। उसी तरह से कोई स्टोरी मतलब पता होना चाहिए आपको, क्लियरिटी होना चाहिए आपको स्टोरी के यकीन अंदर। होना चाहिए स्टोरी के ऊपर कि हाँ ये जो मौसमी मुझे कहानी सुना रही है, हाँ ये सच लग रही है, बिल्कुल। या कि नहीं नहीं ये तो ऐसी बोल रही है। अगर मुझे उसकी कहानी पे विश्वास होगा तो मौसमी के कुछ भी करने पे को मैं जस्टिफाई कर दूंगा। बिल्कुल। और अगर मुझे उसकी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम जो भी करते रहो। तो ऐसा सा है। एनएसडी में रिजेक्शन के बाद आपने कभी हिम्मत नहीं हारे, और आज के जो यंग जनरेशन है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे फैमिली से है, और जो कि हिम्मत हार जाते और उनको बहुत ज़्यादा लो फील करते। तो ऐसे यंग जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो जो भी प्रोफेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसको कैसे मोटिवेट करे वो खुद को? देखिए, अगर कोई भी ऐसा काम जो आपके दिल से निकलता है, चाहे वो लकड़ी काटना हो, चाहे वो खिचड़ी बनाना हो, चाहे वो एक्टिंग करना हो, अगर कोई चीज आपके दिल से आती है, आपको लगता है कि ये तो मुझे करना ही है और ये करने में मुझे बहुत मजा आएगा, तो वो आदमी कभी भी निराश नहीं होगा। वो हमेशा उसके लिए हाथ पैर मारता रहेगा। हाँ, उसकी सिचुएशन लाइफ में कब कैसी बन जाती है वो अलग बात है, कि किसी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया, किसी के फैमिली में वो अपना पैशन फॉलो कर रहा था, उसको जूते बनाने में बहुत मजा आता था और अचानक उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई। अब उसके घर में कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, अब वो जूते बनाने का शौक नहीं पूरा कर सकता, अब उसको एक बिल्डिंग में वॉचमैन बनना ही पड़ेगा। वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी को वाकई वो पैशन है, वो है, तो वो हमेशा उसके लिए लड़ता रहेगा। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि यार मैं बचपन में ये करता था, यार मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज वो जॉब करते हैं और कभी उनको छोटा सा वो मिल जाएगा तो वो उस पैशन को फिर से फॉलो करने लग जाते हैं। कितने बार हम लोग देखते हैं, हम लोग जब छोटे थे कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो कोई अंकल आते थे बीच में, बोलते थे यार बेटा 2 बॉल खिलाना। अरे क्या अंकल, मैच चल रहा है हमारा, क्यों काय को 2 बॉल खिलाना। आज मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खेलना ऑलमोस्ट नहीं हो पाता है, कहीं कोई बच्चे खेल रहे होते तो मुझे लगता है यार आओ 2 बॉल खिला देना यार। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं से लौट के आएगा, अगर वो सच्चा अंदर से निकल रहा है कि यार ये मुझे बहुत पसंद है काम, कभी ना कभी लौट के जरूर आएगा। और हाँ, निराशा जैसी जो चीज है, जो आदमी हताश हो जाता है, जो आदमी ये हो जाता है, मैं क्या बताऊं इनके बारे में, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो उसके लिए, है ना। मैं क्या किसी को मोटिवेट करूंगा, वो लोग सिर्फ इनको देखें और उन सब लोगों को देखें जो लोग सर्वाइवर्स हैं। और इससे ज्यादा अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए या इससे ज्यादा कोई परेशान है, तो फिर उसकी परेशानी बहुत छोटी है। उन्हें आप लोगों को देखना चाहिए, आप लोगों से हिम्मत लेनी चाहिए, और सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। खराब से खराब दौर से निकल के सब आदमी बहुत ऊपर आता है। बिल्कुल। कहीं न कहीं हम भी ऐसे ही सोचते हैं। जब हम खुद को देखते हैं या अपने स्टोरी देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसे हुआ है। बट बाहर के दुनिया में जब हम जाते हैं और हम देखते हैं कि हमसे भी बहुत ज़्यादा खराब हालत में लोग हैं, तो हम सोचते हैं हम तो बहुत ठीक है उस हिसाब से। तो और कहीं न कहीं लोग सर्वाइव कर ही रहे हैं। हम किसी चीज़ से, कोई चीज़ से, तो सबके अपने-अपने चीज़ तब छोटे हो जाते हैं जब दूसरे इंसान को हम देखते आप हैं। अपने दुख का दुखड़ा रोते हो, हाँ। आपको तब तक रोते हो जब तक आपको अपने दुख से बड़ा कोई दुख नहीं मिल जाता। कोविड में मेरी मदर गुजर गई, जी। मुझे लगा ये बहुत बड़ा, मेरे से दुखी संसार में कोई नहीं हो सकता, और वाकई नहीं हो सकता। मतलब किसी जी। की मदर का जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। लेकिन मैंने बहुत हताश था, बहुत निराश था, भगवान पे बहुत गुस्सा था। मतलब गुस्सा आता था भगवान की फोटो देख के या वो देख के कि तुमने मेरी माँ को कैसे छीन लिया। अब उसी दौरान एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें एक बच्चा है 6 महीने का, उसके परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, सब कोई था, सब कोविड में गुजर गए। वो 6 महीने का बच्चा है, उसको पता भी नहीं है चाचा चाची मामा मामी क्या होता है, लेकिन उसके सब गुजर गए। अब मैं अपने दुख को उससे कंपेयर करूं तो किसका दुख बड़ा?
उसको तो पता भी नहीं है दुख क्या होता है, कोई है ही नहीं अब उसको उसके तो दुख भी पास। नहीं पता है क्या होता है। तो बिल्कुल। दुनिया में बहुत सारे गम हैं, बहुत सारे दुख हैं। हम्म। आप बस देखो आपके आसपास, शुक्र मनाओ कि मैं इतना प्रिविलेज हूँ बिल्कुल। कि मेरा दुख इतना बड़ा है। देखो नीचे और कितने सारे दुख हैं लोगों के पास। सर, एक एक्टर होने के नाते आप अपने अंदर सबसे ताकत क्या मानते हैं कि अपने अपने अंदर सबसे ताकत क्या चीज़ है? और एक वीकनेस जिस पर आप आज भी काम कर रहे हैं? अ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसका जवाब नहीं पता ना। मुझे स्ट्रेंथ के बारे में कोई खास आइडिया है, वीकनेस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। जी। मुझे इतना लगता है कि मैं शायद किरदारों की जो भाषाएं होती हैं, हुँ, मैं उस पे शायद काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। कि जैसे अगर मैं एक गुजराती कैरेक्टर करूं तो वो गुजराती हिंदी कैसे बोलेगा, या एक एमपी का आदमी हिंदी कैसे बोलेगा, या हुँ, दिल्ली का कैसे बोलेगा, या मद्रासी अगर हिंदी बोल रहा है तो कैसे बोलेगा। मुझे ये पकड़ने में थोड़ा मजा आता है। जिस बात से हमने इंटरव्यू की शुरुआत की थी कि ऑब्जर्वेशन, लोग कौन कैसे क्या बोलता है। क्योंकि मैं मेरे फादर ऑल ओवर इंडिया पोस्टेड रहे, हुँ, भोपाल में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो मैंने अलग-अलग कल्चर्स को देखा है, अलग-अलग लोगों की हिंदी सुनी है। तो मुझे लगता है अगर मुझे लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स मिलें जो अलग-अलग प्रांतों के हैं, अलग-अलग क्षेत्र की हिंदी बोलते हैं, वो शायद मैं कोशिश करूँ अच्छे से, शायद मेरे से हो पाए। बिल्कुल। अब बात आती है कि अगर कोई कैरेक्टर बोल ही नहीं सकता, हुँ, तो क्या होगा? तो अगेन, अगर सब कुछ सब कुछ आप उस चीज़ सिचुएशन में बिलीव करते हो, हुँ, तो बोलने की कई बार ज़रूरत भी नहीं होती। हो सकता है वो वाले किरदार भी अच्छे से हो जाएँ। वीकनेस की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ जी। चीज़ों से। अगर मैं कोई किरदार कर रहा हूँ या मैं किसी प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हूँ, हुँ, तो अगर वो मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं बहुत जल्दी उससे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्या है, वो देखने लग जाऊँगा। या कोई कैरेक्टर है जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हुँ, और अगर मुझे उसका सब कुछ मिलता गया ना, तो मैं बहुत जल्दी सैटिस्फाई भी हो जाता हूँ, बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ जी। कि हाँ, ये तो मेरी तैयारी हो गई। मुझे लगता है मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। और आई थिंक वो उम्र के साथ जब एक एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा, अभी तो 10-15 फ़िल्में हुई हैं। हुँ, जब शायद 50 फ़िल्में हो जाएँगी, तो मैं आज की अपने काम को देख के बोलूँगा कि अरे ये क्या बचपने वाला काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हुँ, थोड़ा मैच्योरिटी से बहुत सारी चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। वो ना सिर्फ़ एक्टिंग में बल्कि हुँ। अपनी रियल लाइफ़ में भी मुझे लगता है थोड़ा मुझे मैच्योरिटी की ज़रूरत है। जब वो सब होएगा तो शायद एक्टिंग में भी रिफ्लेक्ट होएगा। आपने अभी बोला था कि अभी तो 10-15 फ़िल्म की है आपने, जब आगे करेंगे 50 तो आपको लगेगा क्या बचपना। मैं खुद अपना जो पहला वाला, दूसरा वाला पॉडकास्ट देखती हूँ, मुझे भी हँसी आती है, क्योंकि जो चीज़ हमको मतलब उतना मालूम नहीं होती है ना उस फ़ील्ड के बारे में, तो फिर हँसी आती है बाद में जाके कि यानी क्या कर रखा है ये। अगर आज आपको लगता है कि वो वाला फलाना पॉडकास्ट जो किया था वो हुँ, मैंने इतना अच्छा नहीं किया, आज मैं अगर ये करूँगी तो दोबारा अच्छे से करूँगी, इससे बेटर बिल्कुल, करूँगी ना। इसी को तो तरक्की कहते हैं, बिल्कुल। इसी को तो ग्रोथ कहते हैं ना, इसी को तो सीखना कहते हैं कि हाँ, आदमी सीख गया, अभी उसको अपना पुराना काम अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। सो तजुर्बा और है। पता चलता है ना क्या मिस्टेक किया है मैंने, और कहीं न कहीं हँसी आती है खुद खुद। राइट। बिल्कुल। और उसमें से ही सुधार कर सकते हैं हम, पुरानी चीज़ें देख के और बेहतर कर सकते हैं आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपका जो एक्टिंग के दुनिया में आने का एक होता है ना, जो प्रेरणा आपको मिलती है, क्या फैमिली से मिलती है, थिएटर से, या कोई पर्टिकुलर एक्ट्रेस से, या आपके जीवन के जो अनुभव है उससे मिलती है? मुझे लगता है मुझे फ़िल्मों से ही प्रेरणा मिलती है। हुँ, मतलब जब मैं कोई भी फ़िल्म देखता हूँ, जी। चाहे वो किसी भी भाषा की हो, चाहे वो किसी भी देश की हो, चाहे वो जिस तरह की फ़िल्म हो, हुँ, मुझे फ़िल्में बहुत पसंद हैं। फ़िल्में या वेब सीरीज़ या जी। जो भी कहें। मेरी प्रेरणा वही है कि मैंने कल को एक अच्छी फ़िल्म देखी और मुझे ऐसा लगे कि हाय! काश ये वाला रोल मुझे मिल हमको भी जाता, करना है। या हाय! इस तरीके का कुछ मेरे को मिल जाए हुँ, कि यार अब मुझे कुछ मिलेगा ना, मैं ऐसा करके दिखाऊँगा। मेरी प्रेरणा वही है। बिल्कुल।
और हाँ, मेरे पीछे जो लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ है, वो सब लोग तो ऑफ कोर्स आपको हमेशा मोटिवेट करते ही रहते हैं। लेकिन काम करना है, एक्टिंग करनी है, फिल्मों में काम करना है, ये सब मुझे फिल्में देख के वो रहता। मैं फिल्मों का बहुत बड़ा पागल हूँ। मतलब मैं रोज 1 से 2 फिल्में देखता हूँ। एक ही देखनी चाहिए ताकि वो दिन भर आपके साथ रहे। बट मैं शायद दिन में 2 देख लेता हूँ, कभी मैं दिन में 3 फिल्में भी देख लेता हूँ, अगर मैं फ्री हूँ, अगर मैं ज़्यादा बिज़ी नहीं हूँ तो। नहीं, एक फिल्म तो मैं देखता ही देखता हूँ, चाहे मैं शूट पे भी हूँ। तो मेरे को फिल्मों से ही प्रेरणा मिलती है। जी। तो आपको किस टाइप का मूवी पसंद है? मुझे हर टाइप का फ़िल्म पसंद है। मुझे मुझे अभी तो मैं कुछ भी अचीव नहीं किया है मैंने, मुझे सब कुछ करना है। मुझे लव स्टोरी भी करनी है, मुझे देशभक्ति की फ़िल्म भी करनी है, मुझे ड्रामा भी करना है, मुझे मेलोड्रामा भी करना है, मुझे कॉमेडी करने का बहुत मन है। मुझे सब कुछ करना है, मुझे हर तरह का रोल करना है। मुझे लगता है मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी सब कुछ सामने पड़ा हुआ है मेरे, और मैं सब करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता। मेरे आइडल जो हैं वो ओमपुरी हैं। मुझे लाइफ़ में उनकी तरह अगर मैं कुछ बन पाऊँ कि वो जिस तरीके के रोल्स करते थे, वो आपको एक अ, टाँगा खींचने वाला भी बन जाते हैं, वो अचानक से एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन भी बन जाते हैं, वो एक हिंदी फ़िल्म में भी काम करते हैं, वो एक अंग्रेज़ी फ़िल्म में भी हर काम करते किरदार हैं, में ढल हर जाते तरह हैं। के किरदार उन्होंने किस तरह का किरदार नहीं किया। आप अगर सोच के देखो, उनको आप इतने रंगों में देखोगे, इतने तरह की फ़िल्मों में देखोगे, चाहे वो आर्ट हाउस फ़िल्म हो, चाहे वो कमर्शियल फ़िल्म हो, चाहे वो हॉलीवुड की फ़िल्म हो, उन्होंने सब कुछ किया है। तो मुझे भी वैसे ही कुछ करना है कि मेरे को सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, बस। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है आज से बिल्कुल, 4 साल बाद बिल्कुल मैं थोड़ा होंगे। चूज़ी हो जाऊँ, बट आज की तारीख में तो मुझे सब कुछ करना कहीं न कहीं आप जो सोचते हो, जो आपके अंदर जुनून है ना, तो वो तो होके ही रहते हैं। है। आई एम मतलब श्योर, आई होप ऐसा हो। बिल्कुल। तो मतलब मुझे जितना समझ आया आपकी बातों से कि आप फ्री टाइम में मूवी देखते हो। हाँ, हाँ, मैं फ़िल्म देखता हूँ, मैं मुझे भी फ़िल्म ही मूवी देखता हूँ। बहुत पसंद है देखना। अ, तो ये था हमारा पहला सेगमेंट पॉडकास्ट का। अब हम चलते हैं एक नए सेगमेंट पे। ये जो मेरे हाथ में कार्ड है, इसमें जो भी टॉपिक रहेगा, उसके बारे में आपको पहला थॉट या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपको करना है ठीक है। और बहुत मज़ेदार है। आई एम श्योर। फ्रेंडशिप, जी। मेरे को तो फ़िल्मी लाइन आ रही है दिमाग में, प्यार दोस्ती है। कुछ-कुछ होता है, मैं था ना वो। जी। बट ये एक ऐसा रिश्ता है दुनिया में जो आप खुद चूज़ करते हो, हुँ, है ना? बाकी सारे रिश्ते जो होते हैं वो तो बायोलॉजिकल होते हैं, बिल्कुल, इसका वो, इसका वो, इसका वो। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सिलेक्ट करते हो, और मुझे लगता है जो सच्ची फ्रेंडशिप होती है वो हुँ, ताउम्र रहती है। बिल्कुल, सच्ची फ्रेंडशिप जो होती है उसको रोज़ मिलने की ज़रूरत नहीं होती, रोज़ फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत हुँ, नहीं होती, वो बस एक-दूसरे को जानते हैं। और ज ज वो बस एक-दूसरे के एक एक शरीर है, दूसरा धड़कन है, एक धड़कन है, दूसरा शरीर है। ये उस तरीके से कुछ होता है, और बहुत ही सावधान रहना चाहिए हुँ, फ्रेंड्स को चुनने में भी। बिल्कुल। बहुत समझदारी से आपको अपने आस-पास समझना चाहिए कि कौन मेरा फ्रेंड है और कौन नहीं है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका भी ऐसा कोई ख़ास दोस्त जो बचपन से अभी तक है? मेरे बहुत सारे ख़ास दोस्त हैं, मतलब मेरे दोस्तों की लिस्ट बहुत बड़ी है, हुँ, हुँ, और मुझे लगता है सबके सब अच्छे हैं। जो बिल्कुल। जो अच्छे नहीं थे या जो जिनके साथ तारतम्यता नहीं हुँ, बैठती हुँ, थी, वो अपने आप फ़िल्टर आउट होते निकल चले गए। गए। मेरे पास आज की तारीख में, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता था, हुँ, भोपाल में जब मैं रहता था, मेरा तब का दोस्त भी आज मेरे साथ है। वाह! 4th स्टैंडर्ड की एक दोस्त है मेरी, वो भी आज आज तक मेरे साथ टच में है, और अभी जो मेरा साथ कल एक दोस्त बना है, वो भी हुँ, आज तक मेरे साथ टच में है। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत सारे दोस्तों से घिरा हुआ रहता हूँ। जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है दोस्त लाइफ़ में। बहुत ज़रूरी है। लव 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 के बारे में क्या मतलब, लव लव एक ऐसी चीज़ है जो जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती, हुँ, जिसके साथ कोई व्हाट इफ कंडीशंस अप्लाई जैसी कोई चीज़ नहीं हुँ, हुँ, होती। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बस होती है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। चाहे वो आपका आपके माशूक या माशूका से हो, चाहे वो आपका पेरेंट्स के साथ हो, हुँ, हुँ, चाहे वो आपका इस पौधे के साथ हो। बिल्कुल। वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसी चीज़ है, जो बॉन्ड है, जो बस आप चाहते हो कि इसके साथ
कभी कुछ खराब ना हो, इसके साथ जो होना है अच्छा। खराब वो मेरे साथ हो जाए, वो मेरे से होके गुजरे। बिल्कुल निस्वार्थ भाव जिसे कहते हैं। मुझे लगता है लव वही होता है, वो किसी आदमी से भी नहीं, वो चीजों से भी हो सकता है, बिल्कुल। जिसमें जो हाँ निस्वार्थ है वहां लव है, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। निस्वार्थ है वहां लव है। फन एम्बैरेसिंग लाइफ इंसिडेंट्स ये मैं आपको क्यों बताऊं? सर मैं तो बता सकती हूँ, मेरे साथ होते रहते हैं। मेरे साथ ज्यादा पॉडकास्ट में ही होते हैं। अच्छा, आप बताइए, कभी चलिए मेरा आप बताइए। ताजा ताजा है कल का ही। आप बताइए, मेरी तरफ से मेरा इंसिडेंट ये बताइए, आप बताइए। बाप रे। कल एक्चुअली लोकेश सर का पॉडकास्ट था। लाइक पॉडकास्ट मीन्स उनका मूवी आने वाले। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। हाँ, तो ये मैंने बोला, मैं बहुत संभाल के बोल रही थी क्योंकि टंग ट्विस्टर है। और मैं इसी जगह मेरे साथ हो गया ये वाला चीज। क्या? मेरा हिंदी खराब है। और मैंने टंग ट्विस्टर को मैंने पढ़ लिया ड्रग एडिक्शन। कैसे? और पता नहीं मैंने क्या पढ़ लिया, और मैंने उसी को सोचते गई 2-3 बार। पर एक्चुअली मेरा थोड़ा दिमाग ऐसे 2-3 बार जो चीज मैंने पढ़ लिया, चाहे गलती से चाहे नॉर्मली, तो मुझे याद हो जाती है। हाँ, तो बेबी सर ने मुझे समझाया कि ये टंग ट्विस्टर मीन्स पता है ना। तो मैंने बोला हाँ पोटैटो ट्विस्टर होती है। तो बोला हाँ जिसको बोलते हो थोड़ा होते घूम हैं। जाता है जवान। और मैंने ऐसा बोल दिया और मुझे इतना हंसी आया। तो मैंने यही सोच रही थी कभी मेरे से कोई पूछे तो मैं तो यही इंसिडेंट्स शेयर मैंने आज करूंगी। पूछ लिया, आपका टिक हो गया ये बॉक्स। बहुत फनी, जितनी बार याद करी उतनी बार हंसी आ रही है मुझे। कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ मुझे लगता है मेरी जिंदगी का बहुत ही प्यारा समय, बहुत ही गोल्डन समय था। यहीं दिल्ली में कॉलेज हुआ, जो ग्रेजुएशन है, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की जो कॉलेज लाइफ है वो पूना जी। एफटीआई में हुई। तो मुझे लगता है हर इंसान को अपने आप को लकी समझना चाहिए जिसको कॉलेज जाने का मौका मिला है। बिल्कुल। वो बहुत खुशनसीब है। वो ऐसा उम्र का दौर है जहाँ पे वो दोस्त बनते हैं जो शायद ताउम्र आपके साथ रहने वाले हैं। ये वो दौर होता है जब आप मैच्योर भी हो रहे होते हो। ये वो दौर होता है शायद जहाँ पहली बार प्यार होता है आपको। बिल्कुल। और ये वो दौर होता है जहाँ पे आप लाइफ के आने वाली जितने भी चैलेंजेस हैं उनके लिए आप तैयार हो रहे होते हो, हर तरह से, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से आप उस एज में, उस दौर में आप तैयार हो रहे होते हो। और मुझे लगता है कॉलेज लाइफ में जो आदमी जिस भी फील्ड की पढ़ाई कर रहा है जी। उसको उस फील्ड से रिलेटेड हर तरह का एक्सपेरिमेंट अपने कॉलेज में करना चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर लेके देखूं, अगर मैं फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट हूं तो फिल्म मेकिंग के कॉलेज में मुझे वो हर चीज करनी चाहिए जो मैं अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहता हूं, ताकि अगर वो वर्क नहीं कर रही है, अगर वो काम नहीं कर रही है, तो मुझे अभी पता चल जाए। बिल्कुल। अगर मैं एक एक्टिंग के कॉलेज में हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस तरीके का डायलॉग तो नहीं बोल सकता हूं, ये तो मेरे से नहीं होगा, तो उसे वो ही करना चाहिए कॉलेज में। या अगर मैं एक हिस्ट्री की क्लास में हूँ और मुझे लगता है ये वाला चीज तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये वाला पीरियड कौन सा था और ये वाला, मैं बेकार से एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसे वो हर वो चीज करनी चाहिए जिससे उसे डर लगता है। बिल्कुल। ताकि अगर यहाँ बेइज्जती होनी है तो हो जाए, डर के बाहर जाके ना हो, बाहर लाइफ में बेइज्जती ना हो। कॉलेज में जितनी बेइज्जती हो जाएगी, काम की प्रति बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यारी दोस्ती में लोग एक दूसरे के मजे ले रहे हैं। काम से रिलेटेड जो भी है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो, आपको कॉलेज लाइफ में जरूर करने चाहिए। बिल्कुल। पर्पस ऑफ लाइफ, मुझे लगता है आज की तारीख में, आज की डेट के हिसाब से मुझे लगता है मेरी पर्पस ऑफ लाइफ, मुझे बहुत सारी एक्टिंग करनी है, मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, मुझे अपने आसपास के लोगों को ऐसे, मैं ये चाहता हूं कि लोग मुझे ये ना समझे कि ओ ये इतना बड़ा आदमी, ये इसने वो, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे ये समझे कि यार ये उसने, उसमें तो ये था, उसमें ये था। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरी एक्टिंग से जाने। और क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में हूँ, अभी अपना परिवार, शादी हुई है रिसेंटली, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का काम करूं और इतना काम करूं कि जो वो एक
जिम्मेदारियां हैं मेरी, जिसे आप फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी कह सकते हैं, मैं वो पूरा कर सकूं एटलीस्ट बिल्कुल अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए। अ, और एक्टिंग से ही होए वो, मैं ये चाहता हूँ कि एक्टिंग करता रहूं बस। बिल्कुल। आपने भी जिक्र किया मैरिज का। मैरिज मुझे लगता है सबको करनी चाहिए, एक बार तो सबको करनी चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी मैरिज आपके पूरे पर्सनालिटी को डेवलप करने में। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप समझते हो कि आप किसी तरीके के गुमान में होते हो, आप किसी तरीके के ब्लाइंडली आप किसी चीज को फील कर रहे होते हो, बिल्कुल वो आपका पार्टनर आकर के उस चीज को आपको आईना दिखाता है। वो एक ऐसी चीज होती है जो आपकी लाइफ लॉन्ग एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जो बहुत ही इक्वालिटी पे होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक साथ रहने से मेरा मतलब है एक दूसरे के अच्छे समय में पीछे खड़े हैं बुरे और समय खराब समय में भी पीछे खड़े हैं। बिल्कुल और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मुझे भी लगता था एक टाइम में, लेकिन मेरी शादी को अभी 2 साल हो गए और मुझे इस बात का बिल्कुल अफ़सोस नहीं है। मुझे बल्कि इस बात को लेके मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने शादी करी, और मुझे जो मेरी पार्टनर मिली हैं वो एक तरीके से मतलब मेरा स्पाइन है। बिल्कुल और कंडीशंस अप्लाई है इसमें भी कि आपको वैसा पार्टनर मिले तब है। बट अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल गया है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल गया है, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मेरा तो मन था एक्चुअली इनके मैरिज के बारे में भी बात करने की, बट अभी बहुत लंबा हो गया, टाइम हमारे पास नहीं है। बट हम चाहते हैं दोबारा हम बात करें जिन जिन चीजों में बात रह गया। बिल्कुल, बिल्कुल, आप जब बुलाएँगे मैं आ जाऊँगा। बिल्कुल बहुत सारे बातें अभी भी रह गया, तो हम जरूर करेंगे। क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर ऑडियंस बोर हो जाएंगे, ऑडियंस बोर हो है ना? जाएगी। इसका पार्ट 2 निकालते हैं पार्ट 2 जल्दी। निकालेंगे इसका। और मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आपके जो लाइफ के जर्नी मैं सुन रही थी, तो मतलब एक होता है ना कि इसके बाद क्या हुआ, उस मूवी में क्या हुआ, कैसे मिला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और मुझे आशा है कि ऑडियंस को भी बहुत आई पसंद होप। आएँगे। और बहुत-बहुत थैंक यू। आपने मेरे साथ इतना इतना कैंडिड कन्वर्सेशन किया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग बिल्कुल, कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है 2 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। और आई होप आप लोगों का ये शिरोज़ टीवी, आप लोगों की पूरी संस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। और मतलब तरक्की से मेरा मतलब ये है कि एक दिन ऐसा आए जब इस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। एक दिन ऐसा आए जब एसिड अटैक ज़ीरो हो जाए। एक दिन ऐसा आए कि हम लोगों को ये चीज़ की तरफ आवाज़ ना उठानी पड़े, काम ना करना पड़े। आई होप सब। सर उसी उसी दिशा में हम लोग चल रहे हैं कि लोगों को कहीं न कहीं लगता है, जो ऐसे मतलब दिमाग से सोचते हैं ना कि ये मेरी नहीं है, या इसका लाइफ बर्बाद कर देंगे, मारने के लिए तो कोई नहीं सोचते हैं, क्योंकि उसको तो टारगेट फेस का होता है कि आइडेंटिटी। और कहीं न कहीं लगता है कि आइडेंटिटी नहीं रहेंगे तो घर में बैठ जाएँगे। या बहुत लोग ऐसा भी है जिन्होंने ऐसे क्राइम किया उनके साथ ही रहना पड़ रहा है। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, या उन्हीं के साथ शादी कर लिया, क्योंकि कौन शादी करेंगे। तो हम लोग हमारे जो एनजीओ है उनका पर्पस ही यही है कि जिस मोटिव से उन्होंने ये क्राइम किया है उसको मतलब हरा बिल्कुल, बिल्कुल। सकते वो हैं जो हम। चाहते थे हम वो ही नहीं होने बिल्कुल देंगे। नहीं हम होने देंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम वो कर रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो सिरोज टीवी के माध्यम से यही हम मैसेज पहुंचाते हैं लोगों को कि ऐसे क्राइम तभी बंद होगा जब सामने वाला इंसान को हम जो माइंडसेट लेके बैठे हैं उसको हम डिफ्यूज मतलब मोटिव को हम हरा पूरा ना सकते हैं, होने पूरा दें। ना होने दें। तो यही हम लोग इसी दिशा में चल रहे हैं। और आप को बहुत-बहुत थैंक यू, लाइक आपने इतना टाइम हमें दिया। और आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई करी। मुझे आई एम ट्रूली वेरी ऑनर्ड टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।